अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पाकिस्तान मॉर्निंग्स। मैं हूँ शिफा यूसुफ जई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। याद रखिएगा, सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। ये हमारा स्लोगन है, ये हमारा लोगो है, ये हमारा जिसको कहते हैं ना एम ऑफ लाइफ है, विजन ऑफ लाइफ है, मोटो है, ये होना चाहिए। रेजोल्यूशन ऑफ द ईयर भी आपके हर चीज इसको बना दें आप। क्या रेजोल्यूशन है? सुबह जानदार, लाइफ शानदार। लाइफ शानदार। अच्छा जी, मैं आपको पता है मुझे शौक है कि मैं किस चीज का? बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज सुनता हूँ, उनकी बायोग्राफीज पढ़ने का मुझे शौक। आप इंटरव्यू देती नहीं है ना, वरना आपका इंटरव्यू मैं 2-3 दफा सुनूं मैं तो वैसे मुझे भी एक शौक है, हाँ, बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू देने का। अच्छा, तो मैं लेता हूँ आपका इंटरव्यू। ठीक है, सही, करूँगा किसी दिन, ये भी करूँगा मैं कल 2 इंटरव्यू सुन रहा था। अच्छा, वो किसके? एक था जी मार्टिना नेवराटिलोवा। सही है। मार्टिना नेवराटिलोवा जो है वो टेनिस की एक लेजेंडरी खिलाड़ी रही है। ठीक है जी, टेनिस की, खवातीन की टेनिस की वो बहुत बड़ी चैंपियन रही है। और उसका जो इंटरव्यू का जो पीस मुझे बड़ा पसंद आया, उसमें उस इंटरव्यू करने वाले ने उससे सवाल किया, व्हाट मेक्स अ टेनिस चैंपियन। सही है। तो उसने कहा, व्हाट मेक्स एन एवरीडे चैंपियन। टेनिस की बात छोड़ो, ये देखो कि जिंदगी में इंसान को चैंपियन बनने के लिए क्या चाहिए होता है। चैंपियन बनने का फॉर्मूला उसने बताया। चैंपियन बनने का फॉर्मूला उसने ये बताया कि चैंपियन वो होता है जो कभी हार नहीं मानता। चैंपियन वो होता है जो हमेशा प्रैक्टिस करने में, स्ट्रगल करने में, कोशिश करने में और अपने आप को उस काम का माहिर बनाने में सबसे आगे होता है। अगर उसने वर्कआउट करना है तो वो सबसे पहले जिम पहुंचा हुआ होगा। अगर उसने प्रैक्टिस करनी है वो सबसे पहले प्रैक्टिस पर पहुंचेगा और सबसे ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करता रहेगा। एक ऐसा शख्स जो कि गिर कर उठना जानता हो, वो किसी भी फील्ड का चैंपियन बन सकता है। ये फॉर्मूला उसने दिया नेवराटिलोवा ने। और दूसरा इंटरव्यू में देख रहा था इंडिया के बड़े मशहूर राइटर और बहुत मशहूर अदाकार कादिर खान का। अब हम सब जो है, किसी दिन आप लोग एक काम कीजिए, हम सब ने फिल्में देखी हैं कादिर खान की, ठीक है, एक्टर के तौर पे हम सब जानते हैं। किसी दिन ना IMDb पे जाएं या विकिपीडिया पे जाएं, उसमें लिखें और कादिर खान का नाम लिख के ये देखें कि उसने फिल्में लिखी कौन कौन सी हैं। आप अगर हैरान ना हो जाएं, अच्छा, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये असाइनमेंट है आपका। क्योंकि उनको तो हम एज एन एक्टर ज्यादा वो पॉपुलर है, उनको उस तरह से ज्यादा जाना जाता है। बिल्कुल, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर आप हैरान परेशान ना हो जाएं। ऐसी ऐसी फिल्में, मारकतुल आरा फिल्में उस शख्स ने लिखी हैं, उसके डायलॉग्स लिखे हैं। उसके इंटरव्यू में वो क्या कहता है, उससे पूछा, वो अपनी बचपन की बात बता रहा था। कहता है कि मैं जो है वो स्कूल में पढ़ता था, गरीब से हम लोग थे, गुर्बत थी, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि चल स्कूल में क्या पढ़ना, हम चलते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, उस फैक्ट्री में काम करेंगे, 4-5 रुपए मिल जाएंगे रोज़ के, घर का खर्चा चल जाएगा। मैंने सोचा कि वाकई ये बात सही कह रहे हैं, हमें तो यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ और ये काम अगर मैं कर लूँ तो आसानी हो जाएगी ज़िंदगी में और घर का खर्चा चलना शुरू हो जाएगा। कहता है कि मैंने अपने दोस्तों से ये बात की, मेरे दोस्त ये बात कहकर निकले और मैं उनके पीछे जाने लगा तो पीछे एक हाथ था। अच्छा, उस हाथ ने मुझे रोका। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरी माँ थी और मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं जानती हूँ कि तू अभी अपने दोस्तों से क्या बात कर रहा था, लेकिन एक बात याद रख कि मैं बड़ी हूँ, मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना मैं करूंगी, तू सिर्फ एक काम कर और वो काम है पढ़, बस। तो कहते हैं जब उसने पढ़ कहा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने शीशा जो है वो मेरे ऊपर फेंक दिया और मेरे अंदर वो पढ़ का लफ्ज़ चला गया। और फिर वो इतना बड़ा इंजीनियर बना। इंजीनियर बनने के बाद वो लेक्चरर बना, पढ़ाता था वो, और फिर उसके बाद उसने लिखना और फिल्मों में आना शुरू किया। ये थी उसकी माँ की एक जुमले की करामत, कादिर खान। बिल्कुल। एंड वी हैव नेवर नोन हिम फॉर दीस थिंग्स। वी हैव नेवर नोन हिम फॉर दीस थिंग्स। वो हम फिल्मों में तो उनको बड़ा देखते थे, लेकिन वो भी उसमें भी लगता था कि भाई हीरो का सपोर्टिंग कैरेक्टर है हमेशा। हालांकि वो कभी-कभी वो हीरोइन का बाप भी होता था, लेकिन असल में पीछे वो क्या है वो तो ये पता। तो भाई ऐसी बातें हम आपको लेकर आते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, क्योंकि मकसद क्या है, सुबह को जानदार बनाएं, लाइफ को शानदार बनाएं। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स जी। तो मौसम साहब, मजा आया?
हाँ जी, बहुत मजा आया। अगर नहीं आया तो पैसे वापस कर। हाँ, पैसे वापस नहीं, कर दो, अगर मजा ना नहीं। आया तो जो उन्होंने कहा मैं नाम चेंज करूंगा। हाँ, नहीं वो तो आपने जाकर देखना है, आप क्यों चेक उन्होंने कीजिएगा। लिखा नहीं, क्या मैं है? मजे पे बात कर रहा हूँ, वो तो चले देखेंगे, लेकिन वो जैसे उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया ना, तो मैंने कहा मैं ये ऑप्शन रखता हूँ कि मुझे मजा ना आए तो नाम चेंज कर दो, ठीक है, चलो सही है। क्योंकि मंगल वाला साहब का मजा आना चाहिए ना। वो क्या आता नाम भी- रखोगे, क्या नाम, नहीं, किस वो नाम से जब पुकारूं, जिस क्या दिन नाम है मजा तुम्हारा? ना आया तब मैं जहन मैं पे फिर- जो है ना जोर दूंगा, एमी बिला वजह क्यों दूं मैं, क्योंकि मुझे आई एम श्योर कि मजा तो आता रहेगा। मजा आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आप अब हमें क्या खबरों मजे की लगा दुनिया रहे में हैं क्या आज? मजा है? आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर, ये चमत्कार चौधरी शुजात हुसैन के घर कल रात को हुआ। हाँ, दोपहर तक जो हमें लग रहा था आमद हुई कि है मामद। यस, दोपहर तक जो हमें लग रहा था कि सबकी डायरेक्शन कोई इस तरफ पिंडी की तरफ जा रहा है, नॉट पिंडी लाइक दैट, हाँ। लेकिन कोई पिंडी की तरफ जा रहा है, कोई कराची की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन एकदम से हमने देखा कि सारे ही एक प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। महमूद अयाज सारे इकट्ठे हुए और ये तय हो गया कि जी मिल के PDM 2 टाइप एक गवर्नमेंट बनेगी। अब और वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम सामने आ गए हैं जी, वज़ीर आज़म शहबाज शहबाज होंगे। शरीफ साहब। और पंजाब भी क्लियर हो गया है वजीर कि आला पंजाब वो तो पहले ही क्लियर था। वो मरीम तो नवाज आप- साहिबा। आप पहले जानते हैं कि वो क्लियर ही था। असल कि में तो जो मरियम सवाल साहिबा, था मरियम वो बीबी शहबाज थी। शरीफ और नवाज शरीफ के उस पे था कि भाई वजीर आजम इन देखिए, दोनों में से वो, कौन होगा। वो जो- मरियम साहिबा का क्लियर था। हाँ, वो क्लियर था कि वो, हाँ, थोड़ा सा शायद मुश्किल ऐसे हो जाता कि अगर नवाज शरीफ ऊपर बैठे होते तो फिर बाप, हालांकि मैं समझता हूँ कि ये भी वही चीज़ है कि मतलब चचा और भतीजी भी सेम ही होता है, मतलब बाप बेटी भी वो सेम ही बात होती है। वो कि वो हम उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे कि कोई और भी हो सकता है। बिल्कुल। उस चीज़ से अभी तक जो है ना हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि पता नहीं कोई और आके क्या कर मुझे देगा। और मतलब हमारी मुझे जहाँ एक इस चीज़ की खुशी हुई ना कि औरत आ रही है सामने, खातून आ रही है, वो एक बड़ा पॉजिटिव पाकिस्तान के बारे में मैसेज जाता है यकीनन कि भाई ये खातून तो मरीम खातून औरंगजेब है। साहिबा भी लेकिन हैं, लेकिन मतलब मैं और वही भी- कह रही और हूँ भी कि खवातीन हैं 75 पार्टी में। साल में पार्टी जिनकी हम- है भाई वही आएंगे ना, लॉजिकल बात है भाई। पार्टी एक बीज डाला होता है जिन्होंने, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का भी सिलसिला ये था ना, वो पार्टी उनकी है। वो जिन लोगों से आप बात करते हैं ना, वो होता है कि भाई इनका नजरिया है, आप हम कह रहे इनके हैं कि साथ हैं। आप आइडियल सिचुएशन से बाहर निकले, ये पाकिस्तान है, हाँ मतलब आप ये कह पाकिस्तान रहे हैं। नहीं, इंडिया है, बांग्लादेश है, हर जगह है भाई, बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं, होता है। लेकिन हमने वो एग्जांपल्स ही रखी हुई है जहाँ पर कोई चीज बेहतर नहीं हो रही बल्कि उल्टा ऐसी ही हो रही है। हमने हम वो उनको एक नहीं सर्कल देखा में जहाँ घूम पर रहे हैं कि बस नहीं यार हम इससे निकल नहीं सकते, और कहीं किसी हद चलें, तक ये एक देखिए अलग लोग कहते हैं मामला है। रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हम यही लोग हैं। हाँ, हम यही लोग हैं हम यही बिल्कुल। लोग बताएं। मतलब 75 अब्बासी वजीर आजम नहीं बने थे क्या? वो किन हालात में बने, आप ये ना बनने तो करें। थे ना भाई, बनने तो थे आज ना। देखें, आज शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो फिर मानते आपकी बात। चले कोई बात नहीं, बनने दे, अच्छा है भाई, अगर एक काम करने के लिए बंदा आ रहा है तो बनने देना। काम पे हमारे तनकीद हाथ में करेंगे। वैसे कुछ है नहीं, हम तो हाँ, बस ये है अपने कि गम आप- गलत हाँ, कर सकते बनना हैं। तो आसान है, बनना आसान है, लेकिन जो मवाजना है वो मवाजना इनका इन्हीं के चचा से ही होगा, क्योंकि इनकी पार्टी में तो बेहतरीन कारकर्दगी बहुत बतौर बड़ा वजीर बात आला होगा जो उन है पे, वो बहुत शहबाज बड़ा पीट रही burden है। होगा ये, yes, तो definitely। अब शहबाज बेसिकली पीट और उन्होंने से दूसरा कहा मैं मुकाबला आपको है। बताऊं शहबाज कि पीट एक से और उन्होंने- कंपैरिजन भी होगा, लेकिन वो से। शायद उनके लिए आसान हो, उस्मान बुज़दार साहब पीछे रहे हैं। हाँ, थोड़ा उससे सा- कंपैरिजन और क्या? नहीं होगा। नहीं, वो हाँ, थोड़ा नहीं, सा आसान होगा उनके लिए कि हाँ यार पिछली दफा तो ये हो रहा था, चलो कुछ सही है। तो जो है ना चीजें आ रही हैं। तो तो उस्मान अब बुज़दार बुनियादी साहब तौर पर इन्होंने ऐलान क्या किया है कि हमें शहबाज स्पीड से काम क्या क्या करने। उन्होंने कहा है कि जी हम सबसे पहले मईशत ठीक करेंगे, अच्छा। महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, कौम को आगे लेकर जाएंगे, मुल्क की कर्जों को कम करने के लिए हमें काम करना होगा। ये सारे टारगेट्स उन्होंने दिए। फिर साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब वो कहते हैं कि जी हम भी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। फिर ये बेसिकली वज़ीर आज़म तुम्हारा और सदर हमारा, ये है फार्मूला। बिल्कुल। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, ये भी पीपल्स सारी पार्टी के चीज़ें पास जो है जाएंगे, पीपल्स पार्टी के बिल्कुल। पास चले जाएगा सिलसिला। तो ये मामला तो हो गया। दूसरी तरफ जो पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी ने वैसे मामलात बड़ी हैं, गेम कर दी उन्होंने है। बनाया भाई गंडापुर साहब के के पीपल्स कि पार्टी आपने इसको डिस्कस नहीं किया कि पीपल्स पीपल्स पार्टी क्या पार्टी ने कर बड़ी रही है, गेम मतलब की है क्या असल कर रही है। में। आईनी ओहदे अपने पास रख के ये कह देना कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, इससे मुराद क्या लेते हैं आप कि अवाम को जवाब दे आप हैं, लेकिन आपकी लगाम हमारे हाथ रहेगी। आईनी देखें, आपने कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो खैर हो ही नहीं सकती क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए, कोई कानून इवन बनाना है, आपको स्पीकर कौमी असम्बली की जरूरत होती है, ऐसे ही आपको सदर पाकिस्तान की जरूरत होती है, आपको सेनेट में जरूरत पड़ती है, चेयरमैन सेनेट, मतलब सब कुछ हमारे पास होगा और आवाम को जवाब काम दिया। आप और करेंगे। फिर कभी कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो जाता होता है, तो ऐसी चीजें भी आ जाती तो है। लेकिन लेकिन खैर वो बहरहाल मैं केपी की तरफ आना चाह रहा था। केपी का क्या हुआ है? केपी में अली गंडापुर अमीन साहब, गंडापुर अली साहब, अमीन अब जो गंडापुर शहद की नहरें बहेंगी वहां पर देखना सब लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बदल जाएगा केपी। बिल्कुल बदल इतना जाएगा। किस हद तक बदलेगा? किस हद तक अली बदलेगा? अमीन बिल्कुल। गंडापुर साहब अच्छा, को ये भी एक मवाजना होगा इनका। और खैर वो क्योंकि ज़ाहिर है सारे सीएम्स का मवाजना भी होता है कि भाई सिंध में ये चीज़ शुरू हुई तो केपी वाले क्यों नहीं कर रहे, पंजाब में ये चीज़ ले आए तो केपी वाले क्यों नहीं कर रहे, या इस तरह से, या केपी में ये हो गया तो पंजाब को भी प्रेशर आता है। तो वो कहीं ना कहीं इन चारों का भी आपस में अच्छा, सख्त मुकाबला आप होगा। अली अमीन गंडापुर के नाम को आप कैसे कंसीव कर रहे हैं? मतलब कोई और ऐसा, हम सिर्फ पॉपुलर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं
इस वक्त जो है ना, इस वक्त वो एक तो जवाब भी है। जुमला ले लीजिए भाई, जुमला ले जी लीजिए। श्योर श्योर। जिस मुल्क में इंतखाबात में हिस्सा लेने के बजाय इंतखाबात लड़े जाते हों, वहाँ ऐसे ही हालात होंगे। हम इंतखाब लड़ते हैं बारीक और बहुत जो है ना, तो हमने लड़ने वाले ही खिलाड़ी आगे करने हैं, यही मामला है, ऐसा ही है। ये पॉइंट अगर चूंकि देखें अल्टीमेटली पीटीआई को अपनी स्पेस क्रिएट करनी ही है। गो कि आवाम में चलें ठीक है, वो उन्होंने साबित कर दिया कि हमारी स्पेस भरपूर अंदाज में है, बिल्कुल। लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको लड़ना नहीं होता, आपने बातचीत बैठ के करनी होती है। यहाँ बातचीत वाला मामला रहा नहीं है, अब आ गया टकरे मारने वाला मामला। अच्छा, और मजे की बात यह है कि अली अमीन के बनने से वो ये बात दोबारा एक तरह से रीअफर्म की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि नो डील, नो डील। कुछ इस किस्म मैं की ये चीज कह भी रहा है। हूँ कि फिर कैसे स्पेस देखें, अल्टीमेटली चाहे जो भी है आपको टेबल टॉक करनी होती है। मेरा ख्याल है अभी इस देखते हैं, सिचुएशन में उनको वो स्पेस की अब जरूरत रह नहीं गई। हाँ, वहाँ तक तो है कि भाई अगर उनको रिलीफ दिलवाना है, बाहर निकलवाना है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट बन रही है, वहाँ तो वो वहाँ sweep पर कर मामला चुके हैं उनके वो, बेहतर हो जाएंगे। और चलिए, बाकी अब देखते हैं कि जमात इस्लामी और मामलात- MWM के साथ भी उनका बड़ा एक गहरा वो चल रहा है, तो वहाँ पर भी देखना होगा कि क्या है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, अच्छा, मेरी आप लोगों से दरखास्त है, अपना एक वो मैं वीडियोस देखता हूँ, उसमें वो बंदा बड़े अच्छे तरीके से कहता है, लेडीज एंड गरीबों, अच्छा, बताओ गरीबों तुम्हारे लिए हुकूमत क्या गरीबों कर के रही लिए है? हम बताते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। रमजान का जो पैकेज है, हाँ। वो रमजान के पैकेज का कल ऐलान हुआ है, और अच्छा, ऐलान क्या इस तरह मिलेगा? से हुआ है कि रमजान मुबारक के दौरान आम लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए ECC ने मुजव्वज़ा रमजान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी दे दी है, और जिसमें बिस्प के जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके हदफशुदा जो मुस्तहिकीन हैं उनको 7.4 बिलियन रुपए की रकम से सब्सिडी Very good, very फराहम good. की जाएगी। ए गरीबों खुश हो जाओ। तो और ये बजट में शामिल था, ठीक है। 2023-24 के बजट में ये रकम जो है वो शामिल थी, Very good. अप्रूव थी, और अब इसकी बाकायदा तौर अच्छा, पर इसमें मंजूरी ये होगी। जो थोड़ा सा अच्छा एलिमेंट ये है कि जो हदफ किया गया है, जो मुस्तहकीन है BISP के जी, तहत, जी, जी। वरना तो आप देखते हैं कि वो जो उस कैटेगरी में फॉल नहीं भी करते उनको भी फ़ायदा हो रहा होता है। हाँ। जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि पेट्रोल जो है ना, Targeted अमीर लोग भी subsidy वैसे होनी ले चाहिए। रहे हैं, गरीब भी वैसे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना हदफ किया गया है कि जो मुस्तहिक लोग हैं, ये एक अच्छी बिल्कुल। चीज़ है। Next अगली क्या है खबर क्या है हमारे जी? नेक्स्ट जी PSL सीजन ओह, 9, PSL, मतलब जो PSL। अभी मुझे हमने लगता उसका कल इधर मुजाहिरा भी देखा है, मुझे मौजूद ट्रैफिक था भाई हर साहब, जगह। ट्रैफिक बंद की हुई थी कजाफी अच्छा, स्टेडियम के मुझे दाएं बाएं। यकीन करें, एक जो सबसे बुरी चीज़ लग रही है इस सारे इंतखाबात के एपिसोड को लेके कि इसका चार्म वैसा नहीं नज़र आ रहा। PSL पाकिस्तान का का ब्रांड शुरू हो रहा है, PSL पाकिस्तान का ब्रांड है और पाकिस्तान की शनाख्त है, लेकिन वैसे चूंकि सारी अवाम पोलिटिसाइज इस टाइम जो है ना वो सारे उस तरफ, लेकिन लेकिन अभी मैचेस शुरू होने थे, फिर आ जाएगा चार्म वापस, आहिस्ता आहिस्ता वो आएगा। आपने ट्रॉफी देखी होगी, बिल्कुल, शानदार ट्रॉफी बिल्कुल, बनाई ट्रॉफी गई है, दिखाएं भाई, तकरीबन रुबाई भी जबरदस्त। कर दी गई है। PSL 9 है जी, PSL 9 17 फरवरी से ये शुरू होगा, जी, जी। और इब्तदाई मरहले में लाहौर में होंगे मैचेस और मुल्तान में होंगे, और PSL की जो ट्रॉफी थी उसकी रोनुमाई कर दी गई है, खालिस चांदी से बनी हुई है और सफ़ेद सोने के पत्थरों प्लैटिनम से जिसको कहते हैं, लिपटी हुई है। पता नहीं प्लैटिनम कहते हैं, सफ़ेद सोना। प्लैटिनम कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं, ये अच्छा, दोनों हाँ, अल्फाज। वाइट गोल्ड होगा, वाइट White गोल्ड gold। होगा, प्लैटिनम तो नहीं होगा, वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड, यस। तो उसके पत्थरों से लिपटी हुई, और तमाम कप्तान वहाँ पर शरीक थे इस तकरीब में, और बस अब देखें कि ये शुरू होगा 17 तारीख से। अच्छा, वो उन्होंने जो हमारे कप्तान थे सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर के, उन्होंने कल कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, ये क्यों? और रायली रूसो जो है वो अब आ गए हैं नए कप्तान। बस उन पे कुछ प्रेशर आ रहा था पिछले 3-4 सीजन में, वो हाँ, अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ग्लैडिएटर्स देखो कप्तान, ना। दरअसल ये लफ्ज जो है ना, इस लफ्ज का कोई ऑल्टरनेट वर्ड होना चाहिए, कैप्टन, कप्तान, ये लीडर। इसके पिछले कुछ अरसे से ओमेन्स जो हैं वो कहते हैं वो ना गुड अच्छा, ओमेन, उन्होंने शुभ कहा है, शुभ। उनका जो बयान था वो ये था कि शेन वॉटसन जो है उसने मुझे मशवरा दिया कि यू शुड नॉट बी द कैप्टन एनीमोर, और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो फिटनेस हो जाती है कम, ही इज 36 ईयर्स यार, यस, 36 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना कोई आसान काम नहीं होता है, और दूसरा बहुत आपको- मुश्किल काम होता है, और आप यंगस्टर्स कीपिंग के भी सामने करें। खेल रहे हैं, 18, 19, 20, 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, उनकी स्पीड बॉल की। और दूसरा देखें, कीपिंग क्रिकेट आपने भी खेली होगी, Keeping- मैंने भी खेली, कीपिंग करना it's a मैंने tough बहुत job। कम खेली है। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि मतलब ओल्डेस्ट हो अपने टाइम्स में और अच्छा बहुत खेलता हो, कोई है ऐसा? यार, किसी अभी का ऐसा विराट रिकॉर्ड कोहली हो, old, मतलब जो एक- उम्र में बड़ा हो, लेकिन जी ये जी जी, कि विराट कोहली भी अब जो है अभी वो जो उस सबसे age पे पहुंच ओल्डेस्ट गया। खेल रहे हैं, अनबिलीवेबल वैसे मैं कहूंगा, वो जिमी एंडरसन है। जिमी एंडरसन, वो, yes, yes, खेलते yes, हैं, और yes। 41 साल की उम्र में Yes। वो विकेटों पे हाँ, विकेट क्योंकि मैं चटकाए ये- जा रहे हैं। अच्छा। हैरान कुन बात है कि बहुत ही क्या हैरान बात कुन बात है ये, बहुत ही हैरान, बहुत ही ये जिस तरह कम होते उन्होंने हैं। अपनी फिटनेस पे ये काम बहुत किया, कम और होते जिस तरह ECB ने हमारे उन्हें बचाया हुआ है, शोएब मलिक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा Yes, अपने yes। आप को उसने फिट रखा हुआ है, और वो बल्कि जवानी से ज्यादा फिट उनको नजर आ रहा है। उनको तो मोटिवेशन ही जिंदगी में इतनी है ना
अच्छा, स्पोर्ट्स की खबरों से एक और बड़ी अहम खबर ये कि पाकिस्तान टेनिस से बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। 17 साल नौजवान टेनिस खिलाड़ी ज़ैनब अली नकवी, इनका इस्लामाबाद में इंतकाल हो गया है। और ज़ैनब जो है वो बेसिकली 12 फरवरी के रोज़ जूनियर टूर्नामेंट्स में शिरकत के लिए कराची से इस्लामाबाद आई थी और मैच खेल कर जो है वो रेस्ट करने के लिए गई और आधे घंटे बाद जो है वो बाहर नहीं निकली वॉशरूम वगैरह से, तो फिर दरवाज़ा तोड़ा, पता चला कि उनका इंतकाल हो चुका है। सदर जो PTF के हैं इसामुल हक जो अभी बने हैं, और उन्होंने इस हवाले से जो है वो एक जारी किया नोट भी, और इसके ज़ैनब के इंतकाल पर दुख का इजहार भी किया, सुगवारान से इजहार ताज़ियत भी की। कराची रीजन की टॉप प्लेयर थी ये, और कराची और सिंध की सतह पर इवेंट्स काफ़ी उन्होंने जीते भी थे। और उन्होंने इसामुल हक ने एक पूरा जो कोर्ट है वो इनके नाम से मंसूब करने का ऐलान किया है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल। तो ये लेकिन देखें, अल्लाह ताला से हम सब दुआ करें इनके लिए, ज़ैनब के लिए, कि अल्लाह ताला जो है वो इनको अपने जवाल रहमत में जगह अता फरमाए और इनकी जो भी आमीन मतलब जो आगे के मामलात हैं वो आसान फरमाए। पाकिस्तान की टेनिस के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। एक तो टेनिस के वैसे प्लेयर्स कम होते हैं, कम है हमारे फैमिली के लिए ज़ाहिर है बहुत बड़ा धचका है, बहुत ही यंग खातून, और दूसरा टेनिस के लिए मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक बात है। फिलहाल ये तो थी खबरें, और खबरों के बाद एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैरान कुन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवानी है। आप हैरान ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, आज का ये डायलॉग है। मिलते हैं। वर्ड्स, आपने कुछ ऐसा जुमला है जो आपने सुना होगा, वो है छोटा सा एक बच्चा हूँ मैं और काम करता हूँ बड़े बड़े। वो कौन सा छोटा बच्चा है और कौन से बड़े बड़े वो काम करते हैं, उस छोटे बच्चे से आपको मिलवाना है आज, ताकि आप उसके बड़े बड़े काम सुन के हैरान और परेशान हो जाएं। कौन है हमारे साथ? मैं हूँ वो बच्चा। मुझे ये सारे मेडल मिले हैं, ये देख लें आप। इन मेडल से मेरी गर्दन झुक गई है, इतने सारे मेडल हैं भाई। ये कितने हैं? हाउ मेनी आर दीस? 100? Then 50? 20? How many are there? भाई बहुत है, काउंट तो कर लो यार। ये काउंट करेंगे। और इनका नाम है जी अयाद, मोहम्मद अयाद, और उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद है। और ये मोहम्मद अयाद जो है ये बेसिकली बहुत सारे इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मेमोरी के रिकॉर्ड्स कितने हो गए? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मेमोरी में, ये मुल्कों के नाम, मुल्कों के झंडे, ये चीज़ें याद रखते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की वो वाली एलिमेंट्स जो हम सिर्फ रोते ही थे देख के, वो ये याद रखते हैं। और इसके अलावा ये मेडल्स तो आप इनके देख ही रहे हैं। 26 मेडल्स हैं भाई, जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मिले हैं भाई को। 26। ये नाज़रीन अवैस जैसे तो नहीं है, लेकिन भाई मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ मैं। हाँ, तो ये कह रही हूँ अवैस। अच्छा, नहीं, मैं आपको पुकार रही थी कि अवैस इसको जरा अपने साथ रखे, ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन है और ये कौन है, अलग अलग। आओ मेरे दोस्त आ जाओ इधर। तो अयाद के नाम, अयाद जो है चैंपियन। अब अयाद किस किस चीज़ का चैंपियन है? अयाद आपकी अम्मी बताएं, बस चलें। अच्छा, इसका ये है कि इसका IQ एक तो 195 है, दैट इज द हाईएस्ट IQ अभी तक का। आइंस्टाइन से ज़्यादा है 195। और अमेरिका में IQ-ID है, उन्होंने इसको टेस्ट किया। पाकिस्तान में एक साइकोलॉजिस्ट थी, जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा मैं तो मेंशन नहीं कर रही, बिकॉज पिछले इतने सालों की मेरी जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। तो उन्होंने ऑफिशियली लिखने से इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे पता नहीं है कि वेरिएशन तो नहीं आ जाए। तो इनके ऑफिशियल कारनामे हैं कौन कौन से? कारनामे क्या-क्या? ऑफिशियल ये है कि एक तो अमेरिका की लड़की है लाइला, उसका 1000 बुक्स पढ़ के इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। और 1000 बुक्स जो यहाँ के बच्चे 8, 9, 10 साल में जाके पढ़ते हैं, वो इन्होंने 3 ईयर में सारी पढ़ ली। और उसके बाद इन्होंने रीडिंग आती है, कोई भी रैंडमली आप कोई भी बुक उठाएं, इनमें से आप वो रीड करेगा कोई भी। और इनकी उम्र क्या है अभी? अभी ये 4 इयर्स के हैं। 4 इयर्स के हैं जी बिल्कुल। जब भी ज़ाहिर है इनको वो मतलब मैं तो देख के हैरान हो गया। तो ये जब स्कूल ज्वाइन कर लिया है अभी या करेंगे? नहीं, स्कूल पाकिस्तान में स्कूल के लिहाज से ग्रेड 3 ग्रेड 4 में फॉल करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बुली होंगे, दैट्स व्हाई अभी ये स्कूल नहीं जा रहे। ऐसे रैंडम बुक निकाल ली है मैंने, ठीक है? कैन यू रीड माय फ्रेंड? एमिलिया, क्या नाम है इसका? यस। When Amelia was a little girl, she liked to imagine she could stretch her wings.
You can फौरन पड़ गया भाई। randomly anything randomly. चलो यहाँ से पढ़ो। So Amblia learned to fly. After months of practicing, she became the first woman to fly up to 14,000 feet. तो ये 2-3 चीजें तो बड़ा होके बन ही जाएगा। ये क्या बात है भाई, 2-4 जबरदस्त। चीजें मजमुआ होंगे ये, साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। विलियम शेक्सपियर पढ़ा हुआ है, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर तो बड़े बड़े लोग पढ़ते हुए घबराते हैं। चलो यूं मैं ऐसे बस यूं खोल देता हूँ पेज, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट। The doors to the throne room crashed open and Duncan's son staggered in, posing a wounded warrior. ये कैसे सीखा भाई? हाउ डिड यू लर्न ऑल दिस? और ये जब 1 ईयर का था तो तब इसने रीडिंग वर्ड्स रीड करना शुरू कर दिए थे और 22 मंथ्स में ये प्रॉपर रीडिंग करते थे। वो आप कराती थी या ये खुद ज्यादा शौक से क्योंकि बैठता ये था? मेरा लास्ट बेटा है तो आपको पता लास्ट बेटे को कोई इतना वो और थे भी तीनों बेटे तो इसलिए लास्ट तो ऐसे ही पड़े रहते हैं यहाँ वहाँ, उनकी तरफ तो तवज्जो नहीं यार, छोटे वाले तो बड़े लाडले हो जाते हैं। नहीं उसमें ये होता है ना कि छोटू वालों को वो तवज्जो नहीं मिल पाती जितनी जो बड़े। अगर बेटी होती तो शायद वो डिफरेंट सिनेरियो हो जाता ना। तो मेरी फैमिली में 33 ईयर से कोई बेटी है भी नहीं है, सो आई एम द लास्ट वन। अच्छा। तो अगर कोई होती तो वो फिर जाहिर है वो सबसे लाडली होती। तो ये अब जो है हमें टेस्ट लेना है भाई। हाँ। टेस्ट लेना है। रेडी फॉर द टेस्ट? रेडी फॉर द टेस्ट? ओके। अब किस चीज का टेस्ट लें? पहले ये पहले इसका आपके टेस्ट साथ ले जो लेते हैं। दोस्त खड़ा है ओके। आपका। सो डू यू नो ऑल द बोन्स? Yes. वे आर रेडी? कैन आई आस्क यू अबाउट एनी बोन? Yes. ओके लेट्स स्टार्ट। दिस इज द व्हाट इज द नेम ऑफ तोड़ दिस? ना देना। अच्छा चलो भाई इसका हम पूछते हैं। यम 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 यम। ये व्हिच बोन इज दिस? Ribcage. रिबकेज है। रिब ठीक है। केज। अच्छा दिस वन? Carpus. हैं? कार्पस। कार्पस। कार्पस क्या होता है? कुछ होता होगा ना, वैसे हमें क्या पता। जो बता रहे हैं समझ ले वैसे ही। व्हाट इज कार्पस? Hand. अच्छा हैंड। हैंड की ये जो बोन्स हैं दे आर लाइक कार्पस। अच्छा एंड व्हाट अबाउट दिस? Pelvis. पेल्विस। व्हाट इज द वर्क ऑफ पेल्विस? व्हाट इज द वर्ड? कुछ तो होगा, कोई ना कोई काम होगा पेल्विस का। सपोर्टिंग शायद, सपोर्टिंग द ये बैठने ह्यूमन के काम बॉडी। आता है ना हमारे। सपोर्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अच्छा व्हाट अबाउट दिस? Skull. ठीक है, और ये टांगों की तरफ आए। हाँ ये व्हाट अबाउट दिस वन, दिस बोन? Tibia. हैं? Tibia. टिबिया। टिबिया। वो टिबिया, टिबिया। अच्छा, और इससे थोड़ी सी ऊपर वाली मेडिकल साइंस पढ़ी है आपने? थोड़ी कुछ सी, हाँ। देखें, कुछ याद थोड़ी करें। सी नहीं, टिबिया मुझे याद आ गई। ऊपर वाली, ऊपर वाली। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस बोन? Femur. हाँ Femur. फीमर। फीमर। सब पता है यार, सब पता है इनको। टोटल कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन हाउ बॉडी मेनी में? बोन्स डज अ ह्यूमन बॉडी हैव? डू यू नो अबाउट दैट? हाउ मेनी टोटल बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी? 206. 206। हां यस ही सेइंग 206। सब पता है भाई। सब पता है भाई। नहीं, मजीद टेस्ट लिए जाएंगे। अच्छा, अभी हमें एतबार छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, ये आगे वाला जो पड़ा है ना, ये उठाएं आप इंसान बेटा, तुम सही बैठे रहो। ऑर्गन्स उठाएं ये। और ये उठा लो। हाँ हाँ, उठा लें चलो बिल्कुल। शिफा की फरमाइश पर ऑर्गन्स की बात करते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी पूछे। हाँ बताओ बताओ। मुझे क्या पता, चलो, मेरा तो ये मेडिकल बताओ साइंस कि से। ये क्या है? ये हाँ चलो पूछो पूछो। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? Liver. लीवर। ओके। ये क्या है? हाँ। Stomach. स्टमक। ये येलो सा। Pancreas. पैनक्रियाज। ओके। ये दिस वन स्टार्टिंग फ्रॉम अच्छा हाँ, ये क्या है? Esophagus. Esophagus, हाँ, हाँ। एसोफेगस ये मुझे याद आ गया भाई। हाँ, ये मुझे भी बचपन याद आ में गया। बायोलॉजी में पढ़ा था। इसमें लेरिंग्स और फेरिंग्स भी है। फेरिंग्स यहाँ पर होता है। हाँ अच्छा ये व्हाट इज दिस? इसकी क्या कहानी है? नहीं दिस वन मोमेंट दिस वन। ओह सोचो सोचो। थिंक। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। होता है और क्या? व्हाट अबाउट दिस? This. दिस वन व्हिच ग्लैंड इज दिस? नहीं आ रहा भाई। कुछ ग्लैंड्स में ऊपर वाले मामले में कुछ कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, digestive system का है ये, डाइजेस्टिव okay. सिस्टम में ही इज ऑल। व्हाट इज दिस? क्या है ग्रे? व्हाट अबाउट दिस? Small intestine. इंटेस्टाइन। Small intestine. सब पता है यार, सब पता है भाई। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे थे स्कूल में। वाकई अच्छा, पता एक नहीं और क्या ही test कर रहे लेंगे। थे। हाँ झंडों की तस्वीरें दिखाएंगे और गेस द कंट्री। सही है, चलो पीछे लगाते हैं हम अपने झंडे। आप लगाएं जी झंडे। देखो, पीछे। झंडे रखे हुए ये हैं भी यहाँ। आए हुए हैं।
झंडे आ गए? हाँ, ये मैं पूछती चलो, आ जाओ इधर आ जाओ, और ये हमें बताते जाएंगे, ठीक है? चलो आओ भाई, प्लीज आओ इस तरफ मुड़ जाओ, कैमरे की तरफ मुड़ जाओ। अब ये बताओ, ये वाला कौन सा झंडा है? यूके, यूके, आ गया भाई, वेरी बर्तानिया, आगे गुड, वेरी गुड। चलेंगे। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, चाइना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। चलो भाई, और है? और पलटाने हैं या बस करें? बहुत बतेरी हो गई है हमारी। नहीं, और झंडे हैं भाई। हाँ, एक मिनट चलना है सामने इनको। चलो भाई, ऐसे आ जाओ, थोड़ी। कम बैक टू द सीट। ये तो इन्होंने हैरान परेशान कर आ दिया जाओ भाई, हमें। इंडोनेशिया चाइना से हम हो आए हैं और अब बैठ जाओ भाई। आ जाओ भाई प्लीज। चलो प्लीज। ये हमने फ्लैश कार्ड्स का इंतजाम किया हुआ है, इन फ्लैश कार्ड से हम पूछेंगे, चलो, समझा करें? कुछ नहीं है वैसे, वो सब बताएगा। नहीं, लोग समझ रहे हैं कि ये ओवैस किस कामों में मुलव्विस रहा है। अच्छा जी, बताओ भाई। सीरिया, विच वन? सीरिया, सीरिया। ये देख ले, आपको पता था? नहीं, मुझे नहीं। मौजम भाई, मुझे भी नहीं पता था। हाँ, सीरिया हो गया। अच्छा। चलो भाई, सर्डिनिया, दिस वन? सर्डिनिया, सर्डिनिया। ये भी कोई कंट्री होती है दुनिया में? सर्डिनिया। सर्डिनिया कोई सर्डिनिया नाम कंट्री है सुना दुनिया है, में? बिल्कुल। दुनिया में। सही बताओ, अच्छा चलो आगे तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? वही सर्डिनिया मर्डिनिया। हमारी शक्ल पे मत जाना। अच्छा, पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान का झंडा है, ये तो हम सबको पता है ना? अच्छा, ये कौन सा है भाई? ये स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन। स्वीडन। हाँ, स्वीडन भाई, वाह 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 वाह। यार कोई और निकालूंगा मैं, इधर से निकालता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। कुछ तो गलती करवाऊं, वो नहीं रही गलती। स्पेन, दिस इज स्पेन। यस, सही बताएं, स्पेन। बिल्कुल, वो बार्सिलोना के उनके रियल मैड्रिड के उस पे बना हुआ होता है ना, शर्ट्स पे। नाम भी तो हमने हटा दिए इसके ऊपर से, हमें भी नहीं पता चल रहा। हाँ। अच्छा, छोटा खाता क्या है वैसे? हाँ, वालिदा से पूछेंगे। बादाम कितनी खाता है? अच्छा नहीं, इसको हमें ना ऐसे खाने से थोड़ा दूर रखना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी जो है इसका आईक्यू हाई है, तो अगर हम इस तरह के खाने इसको देंगे ना तो ये हाइपर एक्टिविटी में चला जाएगा। अच्छा। अभी ये रिलैक्स होता है फिलहाल। तो इसलिए इसको हम शुगर नहीं दे सकते, बिकॉज हाइपर एक्टिविटी में चला जाएगा। हम इसको कोई भी ऐसी हाई प्रोटीन या बहुत ज़्यादा बादाम और पिस्ते और इस टाइप की चीज़ें नहीं दे सकते। ये कैसे? कैंडीज और ये इस किस्म की नहीं, कैंडीज वगैरह देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नहीं। भाई अगर मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा, उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज इसकी थोड़ी सी आ जाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या एक्टिविटी हाँ, करनी चाहिए? parents माओ को को, बताएं बापों को मशवरे देना आप। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे मेरे दूसरे भी बेटे हैं, तो उनके साथ भी जो एक चीज़ मैंने की कि जो चीज़ मैं उनसे करवाना चाहती थी मैं खुद करती थी। जैसे हॉर्स राइडिंग अगर मोहम्मद कर रहे हैं तो पहले मैंने की तो मोहम्मद ने शुरू की। अच्छा। अगर मतलब मैं खुद से वो चीज़ नहीं करी, द सेम थिंग इज स्विमिंग। अगर ये यंगेस्ट स्विमर ऑफ पाकिस्तान है तो ये इसलिए यंगेस्ट स्विमर ऑफ पाकिस्तान है क्योंकि मैंने खुद पानी में उतर के तो इनको किया। ये बाकायदा स्विमर है जी, या ये बाकायदा खेल कूद वाला स्विमिंग? पानी में मैंने swimming बल्कि करता कुछ वीडियो शेयर भी की थी और उसमें ये था कि मुकाबलों में हिस्सा लेता इसने गाना के बच्चे को कम्पीट किया था, इंडिया के बच्चे को कम्पीट किया था और ये 3.7 में इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। दैट वाज 30 जो मीटर है वो 1 मिनट और 20 सेकेंड में इसने बनाया था। वाह 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 वाह। तो अच्छा, अब बच्चों के साथ क्या एक्टिविटी की जाए ताकि ये चीज़ें उनकी याददाश्त, मेमोरी, रीडिंग इम्प्रूव हो? अच्छा, उसमें जो मोहम्मद के साथ रहते हुए मैंने चीज़ सीखी कि अगर आप उनको प्रेशराइज करते हैं तो बच्चे का आईक्यू नीचे जाता है। अगर आप उसको खेल खेल में खुशी खुशी में आप उनको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर फ्लैग्स हैं तो ऐसे नहीं है कि मोहम्मद बैठो और फ्लैग्स करो। उसका ये है कि आप फन वे में आप उसको कराएं या कुछ भी करते हुए, जैसे रीडिंग है तो पहले मैं खुद रीडिंग करूँगी तो बच्चा मेरी 3000 बुक्स की लाइब्रेरी अपनी है, दैट्स इन माई हाउस। तो वो ये है कि अगर मैं खुद रीडिंग कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली बच्चा मुझे देखेगा तो उसको होगा कि अम्मा कर रही है तो मैंने करना है। इसमें गॉड गिफ्टेड कितना है और प्रैक्टिस कितनी है? अच्छा, प्रैक्टिस इसमें मेरे जो दूसरे बच्चे हैं, पहला बच्चा है वो उनका ये है कि वो स्केटिंग चैम्पियन है। मैंने इसलिए किसी पे भी प्रैक्टिस नहीं की कि जो इनकी नेचुरल एबिलिटी है मैंने उनको पॉलिश किया। मतलब अगर मैं ये करती ना कि मेरा बच्चा मेमोरी चैम्पियन बने तो मैं अपने पहले बेटे पे मेहनत करती। हाँ। तो वो स्पोर्ट्स में क्योंकि आगे था तो मैंने उसको स्पोर्ट में वो किया। तो इसका ये था कि ये 4 मंथ में इसने रिकग्निशन स्टार्ट कर दी, इसने 3 मंथ्स में क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी इसने, तो ये डिफरेंट था।
तो फिर भी हमने इस पे प्रेशर उस वक्त तक नहीं डाला जब तक कि साइकोलॉजिस्ट ने नहीं असेस किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब इसको थोड़ा सा चीज़ों की तरफ लेके जाएं। जैसे अभी भी जो ये एक यूनिवर्सिटी है उनके साथ एफिलिएटेड है जहाँ पे सारे गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो अभी ये पूरी दुनिया में से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बैंकॉक में एक इवेंट है जहाँ पे ईशा देओल उनको होस्ट कर रही हैं और सारा, तो वहाँ पे मोहम्मद को उन्होंने इनवाइट किया जस्ट बिकॉज कि इसने 22 बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेक किया। मतलब 22 टॉपिक्स में। अब तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे इनके क्योंकि इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं। पहले इनको टैंक्स के, फाइटर जेट्स के, इसके अलावा नेशनल एंथम सुन के ये पहचान लेते थे। तो हर दिन इनकी नई एक्टिविटी होती थी। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी माशाल्लाह से ये है कि अभी ये ज़्यादा रोबोटिक्स और इन चीज़ों में भी हैं। तो अभी हम बल्कि इसके मेंटल एबिलिटी को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा इसको लेके जा रहे हैं। कर रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि देखिए रहना इसी सोसाइटी में है। सो एक्सेप्टेंस ऐसे बच्चों की बहुत कम है। इसको कहीं और भिजवाएं और क्या सारी दुनिया में पाकिस्तानी जाके अपना नाम बना सकते हैं। अगर ये बाहर गया तो फिर पाकिस्तान वापस आके शायद वैसा सर्व ना कर सके। नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ये भी तो तरबियत का हिस्सा है ना। और क्या, मतलब वो अब गिफ्टेड एक बच्चा है और उसको तो सप्रेस करना उसके साथ ज्यादती है। अभी ये है कि हम हफ्ते में 2 दिन इसका जो है वो एकेडमिक्स है। अच्छा। और बाकी सारा वीक जो है 3 आवर्स ये स्पोर्ट्स में जाता है। जबरदस्त जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। 15 मिनट बैठ जाए मेरे साथ, शायद मेरे अंदर भी कुछ आ जाए। कोई इस तरह हो सकता है, कोई सोबत का असर। हम बिठाते हैं मोहम्मद अयाद और उनकी वालिदा का हम शुक्रिया अदा करेंगे। एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो आपसे कुछ सियासी गुफ्तगू भी शायद हमें करनी पड़े। आजकल हर बंदा सियासी है तो हम भी सियासी होंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। और जैसा कि शिफा ने बताया था कि कुछ सियासी बातें करनी है, तो आम इंतखाबात में जहां पर हारने वाली सियासी जमातें और बाज़ उम्मीदवार धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वहीं पर कुछ सियासी रहनुमा ऐसे भी हैं जिन्होंने खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम की, जीतने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद दी। उनका जिक्र करते हैं। सबसे पहले थे जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। सियासी रवादारी वज़ादारी की मिसाल कायम करने वालों में लाहौर के हल्का NA 122 से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की और उन्होंने एक्स पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि अवामी फैसले को खुश दिली से तस्लीम करते हैं और अल्लाह करे कि आने वाली पार्लियामान जो है वो मुत्तहद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल। और ये बात हम बता दें नाजरीन कि कुछ ऐसे हल्के होते हैं ना जिनमें आपको पता होता है कि भाई यही जीतेगा। ख्वाजा साद रफ़ीक वाज वन ऑफ देम कि वो बड़े ही तगड़े कैंडिडेट रहे हैं नून लीग के। अच्छा, फिर अली खान तरीन साहब जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के साहिबजादे हैं, उनको मुल्तान के हल्का NA 149 में तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता एक उम्मीदवार हैं आमिर डोगर साहब। वो चीफ विप भी रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पार्लियामान में। उनको शिकस्त हुई और 78,000 वोटों से आमिर डोगर साहब ने जहांगीर तरीन साहब को नहीं 78,000 आमिर साहब को मिले थे और जहांगीर तरीन साहब को 27,000 मिले थे। हाँ हाँ। तो अली तरीन ने सोशल मीडिया पे क्या कहा? के साहबजादे अली तरीन ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि हमारे मद्दे मुकाबिल तहरीके इंसाफ के आमिर डोगर साहब ने NA 149 में बहुत अच्छी मुहिम चलाई और उनकी मुहिम बहुत मुनज़्ज़म और पुरअसर थी और वो कामयाबी के हकदार थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी अमीर हैदर होती साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर होती। उन्होंने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की, पार्टी ओहदे से इस्तीफा भी दिया और सोशल मीडिया पर बयान था। उसमें उन्होंने कहा कि जी अपने आबाई ज़िला मर्दान के तमाम हलकों पर ANP की शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करते हैं और मर्दान के अवाम ने अगर हम पर एतमाद नहीं किया तो पार्टी के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हैं। ऐसी ज़बरदस्त रिवायात भी कुछ इंतखाबात में हमने देखी कि वो काबिल तारीफ़ हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इस्लामाबाद के हल्का NA 47 और 48 से शिकस्त का सामना किया और आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने जो पहले पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी थे, उन्होंने बड़े खुले दिल से अपनी हार को तस्लीम किया और एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मैं अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करता हूं। नेक्स्ट जी सवेरा प्रकाश खैबर पख्तूनख्वा से बुनेर से सूबाई असेंबली की नशिस्त थी, उस पर पीपल्स पार्टी की और इलाके की पहली हिंदू खातून थी सवेरा प्रकाश। उन्होंने भी जो है वो कामयाबी जब ना मिली तो सूबाई असेंबली का उस हल्के का जो आज़ाद उम्मीदवार था उससे जब वो हारी तो उन्होंने बड़ा खुश दिली से इस चीज़ को कबूल किया। और उन्होंने एक्स पर ये भी लिखा कि मैं अपने सपोर्टर्स का और वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। नेक्स्ट नाम कौन सा है? नेक्स्ट नाम हमारे पास जी आ रहा है जिब्रान नासिर, कराची NA 241 सेलिब्रेटेड आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से
वो खड़े हुए थे और उनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीत गए। तो उसके रद्द-ए-अमल ने जिब्रान नासिर ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि जी पॉजिटिव जी जो जीता है उसको सीट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और जो लोग भी अदालतों में जाना चाह रहे हैं उनको जिब्रान नासिर ने फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको कहते हैं प्रो बोनो, उसके तहत कानूनी मदद की भी पेशकश कर दी है। नेक्स्ट तो कौन है जी? ये जिब्रान नासिर थे। फिर जी लश्करी रईसानी साहब, लश्करी रईसानी साहब बड़े मशहूर कैंडिडेट, और रईसानी साहब को NA 263 से कोयटा से जब शिकस्त हुई तो उन्होंने अपने हारने वाले को खुले दिल से मुबारकबाद दी, हार तस्लीम की और बाकियों को भी अगलों का मैंडेट या जो भी शख्स जीता है उसका मैंडेट मानने का मशवरा दिया। अलीम शाह साहब हल्का PP 288 से नून लीग के उम्मीदवार अलीम शाह साहब, उन्होंने कहा कि जी उन्हें सीट की ऑफ़र हुई, जो कि उनके जो मुकाबिल उम्मीदवार थे वो 25,000 की लीड से जीत गए थे, लेकिन अलीम शाह साहब ने सीट लेने से इनकार कर दिया और बाद में वो सीट आज़ाद उम्मीदवार हनीफ पेताफी को मिली। तो उन्होंने भी पॉजिटिव बात की, बिल्कुल जिसकी सीट है उसको मिले जी। बिल्कुल। फिर जी हाफिज नईम साहब, हाफिज नईम साहब ने भी बड़ा एक मार्का मारा और हाफिज नईम साहब ने, जो कि जमात इस्लामी के हाफिज नईम हैं, उन्होंने अगलों के मैंडेट को कबूल किया और उन्होंने शिकस्त को या जिसको कहते हैं अपनी नशिस्त को बिला जवाज़ जो है वो वापस कर दिया, मुस्तरद कर दिया बेसिकली। और उन्होंने खैर धांधली के भी इल्ज़ामात वगैरह लगाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये सीट मेरी नहीं बनती थी, मैं मुकाबले में कहीं जो है वो उस तरह से परफॉर्म शायद नहीं कर सका, लेकिन ये है कि जिसको ये सीट दी गई है उनके भी खिलाफ वो खैर अदालतों में यहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिराजुल हक साहब हैं जो कि सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के सरबराह, उन्होंने भी अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, पार्टी के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। फिर मुफ्ती किफ़ायत वो जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने भी तस्लीम किया कि भाई वो मेरे मुकाबिल जो PTI वाला था वो जीत गया है, और शहजादा मोहम्मद गुस्तासब खान उनके जो है वो उन्होंने कहा कि जी ये जीते हैं जी। फिर अगला जो शख्स है वो कौन है? महमूद खान अचकज़ई, बिल्कुल PK मैप के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी पार्टी, हाँ उन्होंने भी बड़े खुले दिल से तस्लीम किया और उन्होंने अपने बयान में बताया कि जिस तरह बलूचिस्तान में अवामी मैंडेट को मतलब बहुत सारी धांधली की ज़ाहिर इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि जो भी मुंतखब है और जिसको अवाम ने मुंतखब किया है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। मोहसिन शाहनवाज रांझा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उन्होंने कहा कि भाई देखें मैंने जो नतीजा देखा वो नतीजा कुछ और था, जो आया है वो कुछ और था, तो उन्होंने सियासी रवादारी का मुजाहरा करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। अख्तर मेंगल BNP के रहनुमा, उन्होंने भी यही किया है। उसके अलावा जो नेक्स्ट नाम है वो है आपका कमर जमान कायरा साहब, कमर जमान कायरा साहब गुजरात NA 65 से कमर जमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, और उन्होंने भी बड़ा आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि भाई उनके मुकाबले में जो शख्स था उसने सीट जीती और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं आवाम का मैंडेट मानता हूँ। और फॉर्म 45 भी कहते हैं मेरे पास भी मौजूद है, ज़ाहिर हर कैंडिडेट के पास होते हैं, उन्होंने कहा उस फॉर्म 45 के तहत भी वो जीत रहा है और मैं उसको नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी कहा कि जी मैं आ रहा हूँ, मेरा मुखालिफ जीता है तो ग्रेसफुली एक्सेप्टेड। ये पॉजिटिव बात की ज़बरदस्त। इसके अलावा जो अगला जो नाम है वो है जी हिना रब्बानी खर, उनके भाई लड़ रहे थे इलेक्शन और उन्होंने भी ट्वीट में कहा कि मेरे भाई को शिकस्त हुई है और हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और फाइनली पीर पगारा साहब भी, उन्होंने भी कहा है कि जी जो जीता वो सिकंदर। बिल्कुल। अब ये सारी डिटेल आपको बताने का मकसद ये था कि हम अक्सर सियासतदानों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन जो वज़ादारी और रिवायात का मुजाहरा किया है पाकिस्तान की, ये दीज आर आर वैल्यूज़, तो इस पे इसलिए हमने इन सब का खास नाम लिया है। और बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो शायद रह भी गए होंगे, लेकिन ये है कि ये जिसने इस तरह का काम किया है उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी तारीफ़ के लिए ये चीज़ आज हमने आपको बताई है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तानी फिल्म साजों में ऐसे बहुत से बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के जवाल में भी बाकमाल फिल्में बनाई और आवाम में बहुत मकबूलियत हासिल की। और उस नाम को बताने से पहले मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने आपका दिल लुभाया है भरपूर, और हमें भी वो अदाकार बनाएंगे ज़रूर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद नूर। सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आइए, ऑनर टू हैव यू, प्लीज आइए तशरीफ रखें। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, हमारी भी ख्वाहिश पूरी ज़्यादा हुई। बड़ी ख्वाहिश किसकी थी? आज ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर
ये आजकल माहौल ही ऐसा है, ख्वाहिशें पूरे होने के। बड़ी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, देखिए रात में बड़ी आपको कभी उस किस्म की किसी ख्वाहिश का ख्याल नहीं आया? मतलब वजीर फलाना, वजीर ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं? वजीर फिल्म, एक वजीर लगता है, वजीर फिल्म लग गए। वजीर फिल्म देखिए वो हो सकता है और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो जब से पाकिस्तान बना है हम राह देख रहे हैं कि यस, फिल्म के लिए कोई कुछ करे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि कोई करीब 300 फिल्में हैं जो कि आपने, जिसके पीछे आप हैं बहैसियत राइटर, बहैसियत डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, इतना सारा आपने काम किया। मतलब क्या घर पे दिल नहीं लगता था आपका कि बस छोड़ो यार काम करो? नहीं, 53 साल भी तो है ना। हाँ ये भी तो है, 53 इयर्स। बिल्कुल 53 इयर्स। यस, कब शुरू हुए थे? 70। 1970 बिल्कुल। पहले असिस्ट करते थे, फिर सुलेमान साहब को, यस, जो मेरे उस्ताद हैं मोहतरम, और 5 साल उनको असिस्ट किया। 76 में पहली फिल्म रिलीज हुई, वो सोसाइटी गर्ल, सोसाइटी। यस, जिसने पूरी सोसाइटी को हिला दिया कि ये क्या हुआ है। बोल्ड फिल्म थी पहली। बोल्ड थी, बोल्ड, बिल्कुल। यस यस। अच्छा, वैसे इस किस्म के एक्सपेरिमेंट जो कि मतलब जाहिर है एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में एक बोल्ड फिल्म बनाना रिस्क होता है, बड़ा डर लगता है? नहीं, देखिए फिल्म जो है ना, ये लार्जर देन लाइफ मीडियम है। जो आप नहीं सोच सकते दैट वो इज बनाना है, हाँ। दैट इज फिल्म, बिल्कुल। और जो सोच सकते हैं वो टीवी ड्रामा है, बहू, सास, सही है। मामू, हाँ, चाचू, सब उसी। तो फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। आज देखें, अवतार अगर बनती है तो इंसानों को बंदर बनाया हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने पूरा एक, फिर जेम्स कैमरॉन फिल्म बनाते हैं, रोबोट्स आ गए हैं, बिल्कुल। गाड़ियाँ रोल हो रही हैं, रोबोट्स आ गए हैं। ये कहाँ होता है? कहीं नहीं होता। इसी तरह मुझे कभी किसी ने पूछा कि भी ये जो कौन सा गांव है जहाँ ये आपकी हीरोइन नाचती है? हाँ मैंने कहा जी कोई नहीं है। तो फिर ये क्या है? मैंने कहा ये फिल्म है। फिल्म है, फिल्म में देखने के लिए आते हैं लोग, हाँ, एंटरटेन होने जो के लिए। नजर नहीं आता। तो फिल्म जैसे आपने कहा एंटरटेनमेंट है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है, चाहे वो थ्रिल की सूरत में हो, एक्शन की सूरत में हो, रोमांस की अच्छा, सूरत में हैप्पी एंडिंग कितनी जरूरी है? मुझे वैसे जाती तौर पे मैं फिल्में एंटरटेन होने के लिए ही देखती हूँ। इनका दूसरी तरह का है, ये कहते हैं सीखना, लेसन, हिस्ट्री वगैरह वगैरह। भाई रिलैक्स होने के लिए फिल्म हो। होती बहुत है। जरूरी है। मैंने अपनी फिल्म बनाई मजाजन, बिल्कुल 5 साल चली वो फिल्म, बिल्कुल। एंड में वो मर जाते थे। हाँ, इसलिए मैंने पूछा हाँ, हैप्पी एंडिंग कितनी जरूरी है? देखूं मैं रश प्रिंट देख रहा हूँ, मैंने कहा यार बहुत डिप्रेसिंग हो गया, क्या करूँ? फिर मैंने देखा ना यही फिल्म है, मैं उनकी रूहों को ले आया। रूहें मिल रही हैं आपस में, मिलाना जरूरी है। कि वो रूहें हैप्पी हैं मर के, तो लोग रिलैक्स होकर निकलते हैं। बिल्कुल। तो ये फिल्म ऐसी है। अच्छा, लेकिन वैसे आजकल जो दुनिया में रिवाज है वो एक तो कमर्शियल रोमांटिक फिल्में तो हैं, जी हाँ। ठीक है, वो तो हमेशा चलती हैं और चलेंगी, जी हाँ। लेकिन ऑल्टरनेट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा, वो कहानी अलग जो सुनाई जाती है, उसका रिवाज थोड़ा बड़ा है, मुझे कम से कम ये नजर आता है। हाँ, देखिए ये जो बच्चे फिल्म पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, ये 12-13 साल पहले मैंने शुरू किया था, डॉक्टर मुगीस के ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो फिल्म पढ़ाई जाने लगी, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया अभी तक कि फिल्म है क्या। वो फिल्म, ये जो आपने कहा पैरेलल सिनेमा के हवाले से, ऑड फिल्म, तो उसकी तो ऑडियंस ही ऑड है, ऑडियंस अलग है, बिल्कुल थोड़ी सी। स्पेसिफिक कम उसकी ऑडियंस है, तो बिल्कुल। फिर ये कमर्शियल मीडियम है, यस एंटरटेनमेंट भी है, कमर्शियल मीडियम भी है, और लार्जर देन लाइफ। यस। तो ये फेस्टिवल्स हैं इनके लिए, छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं, वहाँ जाती हैं फिल्में लोग, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं आती। लेकिन आजकल जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं सारे, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये वो, उसके ऊपर बड़ा ये मामला चल रहा है। नहीं, उसमें भी लार्जर देन लाइफ फिल्म्स हैं, वो आप भी हैं। जितनी भी देखें, इस पे जितनी भी मैं देख रहा हूँ फिल्म, और बड़ी वाहियात है, हाँ, बोल्ड हैं बहुत ज़्यादा। यस, बिल्कुल। आई डोंट नो क्यों हम तो नेटफ्लिक्स को सोचते हैं कि भी कोई एक ऐसा कॉर्नर भी बनाया, जैसे आपने कहा, जहां हम आर्ट, यस, फुल ऑफ आर्ट्स, हम वो फिल्म्स देखें। आपकी अपनी जो, जिसको कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन, वो किस मुल्क के सिनेमा से है कि ये लोग काम करते हैं, कमाल करते हैं? मेरी अपने ही मुल्क से। हाँ, पाकिस्तान से। लेकिन कोई देखते हैं बाहर का सिनेमा? पाकिस्तान का सिनेमा देखा, और ये बाद में जाके जो है दुनिया का सिनेमा देखा, दुनिया में गए भी, फेस्टिवल में भी गए, लेकिन हमेशा मोहब्बत और चाहत अपने सिनेमा से ही रही है। मैं आज भी अगर मैं पुरानी फिल्में देखूं तो मैं रोज
मेरी बीवी तंग है मुझसे अच्छा, क्यों? कि तुम ये पुरानी फिल्में लगा के बैठ जाते हो। साइमा, मैं उनको किस चीज़ का शौक है देखने का? वो नेटफ्लिक्स देखती है। अच्छा, मैं ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स देखता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ब्लैक एंड वाइट फिल्म। संतोष भाई की, दर्पण भाई की, हबीब साहब की, लाला सुधीर, ये जितने बड़े, भाभी सबिया, बिल्कुल। हाँ, ये इनकी हमारे परफॉर्मेंस legends हैं आज ना भी ये। आज भी देखें, इनकी परफॉर्मेंस ऐसी गहरी है, ऐसी पावरफुल है, स्पेल बाउंड कर देती है जो Yes, परफॉर्मेंस होती है। लेकिन सैयद नूर साहब, मेरा एहतजाज है आपसे। अभी आपने नाम लिया, मेरा एहतजाज है, आप जितने सवाल जवाब हैं आप दोनों करें दरमियान में। क्यों? आप साइमा जी को क्यों नहीं लाए? देखिए, ये तो मेरा शदीद मतलब, मैं तो दिलो जान से चाहता हूँ कि वो आए, साइमा जी, ये लेकिन तो वो आपने नहीं आती, वो नहीं कहीं आती। नहीं हाँ, जाती। कहीं हम आ नहीं जाएंगे आती, उनके बिल्कुल। पास। नहीं, हम उनसे मिलने मिलने आ हम तब आएंगे। भी नहीं, हम मिलने आ जाएंगे। वो कहती मैं सिर्फ परफॉर्म करूंगी स्क्रीन पर, बस। सही है। मैं जब Rule है। रिटायर होंगी, हाँ, बिल्कुल ऐसे कहती जब मैं रिटायर होंगी मैं इंटरव्यूज इंटरव्यूज दूंगी। नहीं, हम उनसे मिलने आएंगे हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। फिर उनसे जाहिर हम है। मिलने आएंगे पाकिस्तान नहीं नहीं, के आप नाज़रीन। आप वादा कर रहे हैं, आप आएंगे, इंशाल्लाह, वादा है आपको बिल्कुल। अच्छा लगेगा। हम कुछ दिन लाहौर में हैं तो हमारे लिए बस, जो है वो बस। ये एक मौका होगा बहुत- कि हम एक जरूर, लेजेंड से मिले। जरूर, जरूर, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इतनी फिल्में लिखी, डायरेक्ट की, और मतलब एक पूरा खजाना है जो आप, अब उस खजाने में आप क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ लिखी जाए और क्या चीज़ ना लिखी जाए? क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कहते हैं हर चीज़ लिखो, ठीक है, ये भी एक सोच है, लेकिन लिखने से पहले इंसान क्या सोचता है, मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं? जो लिखी हुई चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए खुशियाँ दे दे, आपको रिलैक्स कर दे, हाँ, वो लिखनी चाहिए। हम ज़रूरत है कॉमेडी फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स बनाएं, लोगों को एंटरटेनमेंट करें। बहुत डिप्रेशन है हमारे मुल्क में, अगर फिल्म में भी जाके वही डिप्रेशन देखना। मुझे बड़े लोगों ने कहा सियासत पे फिल्म बनाओ, मैंने कहा सारा दिन सियासत टेलीविजन पे चलती है भाई, वो खुद एक फिल्म है। फिर मुझे कहा जी टेररिज्म पे फिल्म बनाओ, मैंने कहा सारा दिन वो लाशें दिखाते हैं रियल, मैं खून लगा के नकली दिखाऊंगा, क्या इम्पैक्ट बनेगा? ये नहीं दिखाना, आप एंटरटेनमेंट दें, सिर्फ एक हाँ, रोमांस दिखाएं, गाने अच्छे देखिए, गाना खत्म हो गया, म्यूजिक हमारी फिल्मों से खत्म। हाँ जी, बिल्कुल। अलग बन रहा है बहुत जबरदस्त, लेकिन वो फिल्म में उस तरह से इंटीग्रेटेड, और अलग भी जो बन रहा है वो एक बीट पे बन रहा है जी, सबकी एक बीट यस है, यस यस, जितने भी गाने सब एक बीट पे चल रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। जबकि हमारे यहाँ फिल्मों में बीट इंट्रोड्यूस होती थी, निसार बज़ीम साहब अपनी बीट लेके आते थे, एम अशरफ साहब अपनी बीट लेके आते थे, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का अपना एक स्टाइल था। तो अब ये जितने भी लोग हैं ये सब एक बीट पे काम कर रहे हैं, एक जैसा रिदम है, और उस पर सारी जितनी भी ट्यून्स हैं वो एक जैसी लगती है। अच्छा, आपने क्योंकि बात की कि भाई कॉमेडी फिल्म होनी चाहिए, मज़ेदार फिल्में होनी चाहिए जो लोगों को रिलैक्स करें, एंजॉय करवाएं, आपकी सबसे शरीर फिल्म कौन सी है? मेरी सबसे राइटिंग में तो दुबई चलो है, दुबई चलो, okay. बिल्कुल। और डायरेक्शन में चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, ओके, ये दोनों आपने बड़े पॉपुलर नाम लिए। शरीर फिल्में मुझे वो पसंद है, उस्तादों के उस्ताद, वो भी बहुत अच्छी थी, वो दो जुड़वा लड़कियां, और वो इस कदर फनी मूवी, इस कदर एंटरटेनमेंट थी उसके अंदर। उस्तादों के उस्ताद में नदीम साहब और जावेद शेख, यस बिल्कुल बिल्कुल, और वो कमाल मूवी थी, हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, सबसे शरीर फिल्म तो ये हो गई आपकी। सबसे शरीर एक्टर कौन था जिसके साथ आपने काबू में ना आता हो, रंगीला हाथ साहब। ना आता? रंगीला साहब, अच्छा, वो क्या करते थे? मतलब वैसे स्क्रीन पे तो नजर रंगीला आता है। साहब को ऐसे बैठाया, सीन सुनाया, शॉट याद कराया, कहते ओके, जब कैमरे के सामने कुछ और बोल सही सब ये नहीं है, अच्छा ये नहीं है तो क्या है, ये है, अच्छा अब वहाँ जाके कुछ और बोल। कभी कभी इम्प्रोवाइज वो इतना अच्छा करते थे कि हमें अपना लिखा हुआ बुरा लगता था। सही है। ऐसे वो और सबसे मुश्किल एक्टर जिसको अदाकारी करवाना बड़ा मुश्किल तजर्बा रहा हो, ये मुश्किल सवाल हो गया। एक्टर तो हमारे ऑलमोस्ट सारे अच्छे रहे हैं, और मुश्किल तो कभी किसी के साथ पेश नहीं आई, लेकिन एक एक्टर थे बड़े सीनियर जो भूल जाते थे, अच्छा, और इल्ज़ाम दूसरे पे लगा देते थे। ये कौन थे भाई? इलियास कश्मीरी साहब। इलियास कश्मीरी साहब, अच्छा, हाँ। अब वो भूल गए, एक ये थे, एक हमालिया वाला थे, हमालिया वाला भी उनसे भी सीनियर थे। अब वो भूल गए डायलॉग, तो ये नहीं कह रहे यार ये क्यों हिला है यहाँ से, अच्छा अब नहीं हिलना भी नहीं। अब वो फिर भूल गए, वो ऊपर
इसने लाइट लाई है। मेरा ध्यान हट गया। ये होता है, ये भी यही करती हैं, ये भी यही करती हैं। मैं समझ गया, मैं भी एक बड़ी एक्टर हूँ ना, मैं देखिए, समझ गया, बिल्कुल। तो इस तरह के बड़े मासूम लोग। और सबसे आसान एक्टर जिसको आप बस बताएं तो ऐसा लगे कि बस ये तो ढला हुआ है उस किरदार में, वो कौन सा अदाकार रहा? बहुत अच्छा, अलाउद्दीन साहब, तालिर साहब, नदीम साहब, हबीब साहब, ये जितने भी एक्टर्स थे, मतलब जब सुना सुल्तान रईस साहब। अब सुल्तान रईस साहब का मैं आपको टेम्परामेंट बताता हूँ क्या है। वो दिन में 5-5, 6-6 शूटिंग्स करते थे। अच्छा, हाँ, अभी बाहर किसी की शूटिंग करके आए ना, इस फ्लोर में एंटर हो रहे हैं तो कमीज उतार, हाँ अभी क्या है जी, दूसरा कुर्ता पहना, हाँ जी दूसरा लाचा पहना, हाँ जी की है क्या है, उन्होंने कहा जी ये अच्छा टेक करेंगे। अच्छा, टेक करें क्या है कि तो दूसरे को कहने लगे, उसको असिस्टेंट को, असिस्टेंट है या वो मैनेजर है, उसको कहते उधर चले जाओ, उनको ये कह दो, तो आप कहेंगे आगा जी एक्शन, अब वो हाँ उधर जाओ, अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर, तो आप कहेंगे एक्शन, आप बोले एक्शन। अच्छा, इतनी तेजी से वो अपने आप Transition होता था को ओहो वाह, बिल्कुल। ये थे एक्टर, ये एक्टर थे प्रॉपर, मतलब कॉमेडी कर रहे हैं, ये अल्लाह खैर ये वो फौरन गुस्सा। एक्शन और बस शुरू। इतने लंबे लंबे 2-2 सफ़े बोला। तालिश साहब, नदीम साहब, वो अपना देखते हैं पढ़ते हैं आराम से बैठ जाते हैं, हाँ जी एक्शन आ गए, उन्होंने परफॉर्म। बहुत संजीदा एक्टर जो हमारे यहाँ रहे हैं। अच्छा सईद नूर, आजकल जब हम देखते हैं, जाहिर है हमारे पास बहुत इंडस्ट्री है, बड़ी एक्टर्स की भी, लड़के लड़कियां सारे आते हैं, और बड़ा आसान भी एक तरह से हो गया है सोशल मीडिया की वजह से कि आप डायरेक्टर तक भी पहुंच गए, डायरेक्टर ने आपको देख लिया, टिकटॉकर, बड़ी उस जमाने में तो बड़ी एड़ियां घसीटते थे लोग एक्टर सारे, लेकिन उस वक्त हमें मिलते थे हीरो और हीरोइन। ये वर्ड्स का आप डायरेक्टर हैं, आप समझ जाएंगे कि वो होता था हीरो और हीरोइन। रीमा जी, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद, ये हीरोज और हीरोइन प्रेजेंस होती थी ना। अब है एक्टर और एक्टर्स हमारे, या कोई भी किसी भी आप इंडस्ट्री की बात करें, वो हीरो लेवल और हीरोइन लेवल वो भी वही है जो दुनिया में आपको बाहर नहीं नजर आता, तो वो पर्दे पे आप देखने आते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज क्यों मिसिंग लगती है अब? मिसिंग इसलिए है कि शो ऑफ ज्यादा हो गया है, एक्सपोजर, फैशन ज्यादा हो गया है, हाँ जी नखरे ज्यादा हो गए हैं। हमारे यहाँ जो एक्टर थे, जिनको एक्टर कहा जाता है, वो 10 बजे की शिफ्ट है तो वो 10 बजे आ जाते थे। अच्छा, सेट पर। बाहर वो 9 बजे आते थे, मेकअप किया, दाढ़ी लगाई, मूछें लगाई, 10 बजे रेडी है, सेट पे आ गए। सर चाहे छोटा डायरेक्टर है चाहे बड़ा है, सर रेडी। मैं आगा तारी साहब की बात कर रहा हूँ, बैठे हुए, उनकी बारी नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, 6 बजे तक बारी नहीं आई, उठे, अच्छा सर 6 बज गए जाऊँ मैं, जाए जी। यहाँ पे छोटे से छोटा एक्टर आता है, वो कहता है पहले मेरा काम करें, मैंने आगे जाना है, मेरा काम करें, मैंने आगे जाना, मैं इतनी देर के लिए हूँ। काम की तरफ ध्यान नहीं है, इजी पॉपुलैरिटी, निपटाना है बस, अदाकारी करनी नहीं है, अदाकारी निपटानी है, निपटानी है। और इसीलिए तो कोई एक्टर नहीं है। बिल्कुल, हाँ सही बात। इसीलिए आपको कोई आर्टिस्ट नहीं मिलता। अब 2-3 हैं जिन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बचाया है और किया है, वरना तो यहाँ अब हमारे ज़माने में तो फ्लोर जो हैं वो गर्मी, शदीद गर्म, और मेकअप रूम में आर्टिस्ट बैठे होते थे, छोटे से मेकअप रूम में। अभी वैनिटी वैन आती है, हाँ जी, जब तक वो ना आए आर्टिस्ट रेडी नहीं होता, एयर कंडीशन। तकलीफ का नाम है परफॉर्मेंस, पेन। जब आप तकलीफ से गुजरते हैं, अपने आप को माइनस करते हैं। हमारे यहाँ वो कमिटमेंट भी नहीं होगी एक्टर की कि जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी ने वजन बढ़ाना है नेचुरली, या वजन घटाना है, या बाल लंबे करने हैं, मतलब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ओवर द मंथ, जिस पे एक्टर डेडिकेट कर दे कि इस डायरेक्टर ने मुझे मिसाल के तौर पे एनिमल बनाया, या वो जो हमारे मौला जट है तो उसमें बाल लंबे हैं मेरे, तो मेरे ही होंगे, विग नहीं लगेगी, मैं लंबे करूंगा, वो तो फिर कमिटमेंट ना हो। मौला जट एक ऐसी मिसाल है जिसमें बड़ी मेहनत की गई है और अपने आप को उन्होंने किया है। वो ऐसे ही नहीं मिलती, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद। मुझे रिलीज से पहले किसी ने पूछा, हाँ जी अच्छा ये फिल्म 100 करोड़ करेगी? मैंने कहा 200 करोड़ करेगी। मुझे कॉन्फिडेंस था उस फिल्म पे, और वाकई हुआ, वो 200 से भी ज्यादा, बिल्कुल 200 से भी आगे का, इंटरनेशनली भी बड़ा उसने तो काम किया। यस, हमें नहीं मालूम होता था। जब चूड़ियाँ रिलीज हुई है, 35 रुपए की टिकट थी, और मैं घबराया हुआ था कि मैंने पहली पंजाबी फिल्म बनाई है। यस, तो पता नहीं मैं अच्छी बनाई है या अच्छी नहीं बनाई।
लेकिन वो चली। हाँ 40 करोड़ का उस जमाने में बिजनेस था उसका, 35 रुपए की टिकट से। आज उसको मल्टीप्लाई करें तो कहाँ जाता। तो ऐसे होते थे, वो चाहत होती थी कि चूड़ियाँ तो एक उसने एक स्टैंडर्ड अलग सेट सेट किया कर ना, दिया। बिल्कुल हाँ। अच्छा इसका तो चले ये हिट हुई और आपने कहा भाई ठीक है 40 करोड़। कौन सी फिल्म ऐसी थी जो फ्लॉप हुई हो तो आपको सबसे शदीद अफसोस हुआ हो कि यार ये कैसे फ्लॉप हो गई? झूमर। अच्छा उसकी क्या झूमर। और कहानी? एक फिल्म थी जिसमें रीमा थी, क्या नाम था उसका, जेवर। अच्छा उसकी क्या जेवर का नाम कैसी सुना? क्या उसमें था ऐसा, और वो आपको क्या लगता है? हार्ड सब्जेक्ट, वही मैं कहता हूँ, बहुत हार्ड सब्जेक्ट था। जेवर में बाद में देखें उसी टाइप का ये बना ड्रामा मेरे पास तुम हो। ओह अच्छा। उसमें मेरी कहानी क्या थी कि 2 बहनें हैं, एक को जेवर समझती तालीम को और एक ये डायमंड और ये उसका शौकीन है। ओके। और वो अपने हस्बैंड को तंग करती रहती है और फिर वो बहक जाती है। वो जो अमीर आदमी की तरफ। हाँ, वो शाहिद। अच्छा। शाहिद ने रोल अच्छा किया। अच्छा शाहिद साहब थे। शाहिद साहब ने रोल किया था। और फिर एंड में वो वही था, वो हस्बैंड जो है वो पागल हो जाता है। और तो लेकिन उस वक्त वो हार्ड सब्जेक्ट था, वो ना चल पाई उस जमाने के लिए हिसाब से। वो डाइजेस्ट नहीं हुआ लोगों को। और बाद में कितना जबरदस्त रहा है ये मेरे पास तुम हो, लेकिन वो तो खैर उसने तो एक रिकॉर्ड तोड़ था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बहुत जबरदस्त है। अच्छा इस पे हमारे यहाँ आर्टिस्ट से भी और डायरेक्टर से भी एक डिबेट हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि अब हम ऐसे खित्ते में हैं कि जहाँ पर हम भारत के साथ रहे हैं और उनका कुछ विरसा हमारे पास है, हमारा कुछ विरसा उनके पास है, तो वो कभी हमारे ऊपर फिल्में बनाते, खैर ज़्यादातर तो वो जंग जदल वाली बनाते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे जिस पे मैंने बड़ी बहस सुनी थी और 1-2 आर्टिस्ट से मिले तो उन्होंने कहा उनका क्या काम है, वो हमारे इस पे फिल्म बना रहे हैं। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी पे जो फिल्म बन रही है उस पे लोगों ने कुछ ने कहा कि नहीं नहीं देखो, अगर हम नहीं बना रहे तो उसने बना दी तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत हीरा अच्छा है। मंडी वो अपनी बना रहा है, हाँ हमारे वाली नहीं बना रहा। हाँ जो हमारे वाली थी, लेकिन उसको बेच वो इसी तरह लाए हैं, लाहौर और वो देखे ना, अब बेच वो लाहौर। ये जो जेवरात दिखा रहा है, जो ग्लैमर दिखा रहा है, वो यहाँ तो एक छोटे से कमरे में बैठती थी वो औरतें और छोटा सा कमरा होता था और उसमें जो तो मतलब इज इट ओके कि वो हमारे बारे में या कोई इसके मैं भी बना रहा हूँ या हमारे वाले उसकी बनाए, या नहीं ये स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि नहीं भाई ये हमारा है और हमारे ही आर्टिस्ट को चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट अब अप्रोच है, ज़हनी अप्रोच। अब मैं बना रहा हूँ ललकारा सिंह इन लाहौर। अच्छा एक चंडीगढ़ का लड़का है जो कनाडा में पढ़ा है लाहौर के लड़के से। अच्छा दोनों क्लास फेलो हैं। वो ग्रेजुएट होके वहाँ चला गया, ये इधर आ गया। अब उसको चाहत है कि इससे बातें सुनी नहीं उसने लाहौर की, इधर आके देखे, इधर आके। अब वो उसको कहता है मुझे बुलाओ, वो लाहौर आता है। अब उसके थ्रू मैंने एक्सप्लोर किया है नया और पुराना लाहौर। अच्छा जबरदस्त, वाह वाह। अब दिखाना है इनको कि लाहौर कहाँ है, कहाँ खड़ा है, क्या है, इसके लोग कैसे हैं, मोहब्बतें कैसी हैं, खाने कैसे हैं, लाहौर की हर गली में फिल्म बन सकती है। कितने दिल खुले हैं। तो ये मेरी कंप्लीट है फिल्म। अच्छा तो ये कब हम इसको देखेंगे? मैं चाह रहा था ईद पे लगाना, लेकिन इसके 2 गाने और कुछ सीन्स हैं जो मुझे बाहर करने हैं। अच्छा कजाकिस्तान वगैरह करूँगा। ओके। तो वो वहाँ स्नोफॉल हो गई और वो नहीं जा पाए। अभी मैं जाऊँगा मार्च में। सही। तो अब मोस्ट प्रोबेबली बड़ी तक। तो एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया, और क्या चीजें ऐसी हैं जो कि वो जो मुझसे गिला करते हैं कि जी आप पैरल सिनेमा नहीं करते जी, तो उस पे मैं बना रहा हूँ मेरी जन्नत। मेरी जन्नत। अच्छा। एक बाप और एक बेटी की कहानी है। वाह। बाप नदीम साहब हैं और बेटी साइमा है। अच्छा। और साइमा जो है वो ऐसी एबनॉर्मल लड़की है जो ना उठ के बैठ सकती है, ना लेट सकती है, हाथ पांव टेढ़े हैं, स्पेशल है। हाँ स्पेशल बेबी। और उसको बोल भी नहीं सकती, कुछ मांग भी नहीं सकती। तो बड़ी चैलेंजिंग एक्टिंग होगी ये तो। उफ, उसने रुला। बेग साहब उठ के चले जाते थे सेट से बाहर, कहते तुम कितना रुलाओगी मुझे। अच्छा। हाँ। और मैं मतलब ये नहीं कि आप यहाँ बैठे, सारी दुनिया जानती है और मानती है कि साइमा साहिबा की एक्टिंग जो है वो भी ऐसा है कि किरदार में घुल जाएं। सेल्फ नेगेशन या सेल्फ नेगेशन, जात की नाफी। ये नहीं है कि एफर्ट नजर आए। और उसमें बेग साहब पता क्या रोल कर रहे हैं, एक वायलिनिस्ट जो बड़े बड़े मौसीकारों के साथ वायलिन बजाते थे। आज वो वायलिन कोई नहीं बजवा रहा, आज तो मशीनें काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो वो गुर्बत में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और बस वायलिन कब बजाते हैं जब वो उसको फिट्स पड़ते हैं। बस तो फिर हो जाए।
चलो हो जाए। और हम आखिर में सवाल भी कुछ आपसे पूछेंगे, हम आपको नाम सियासतदानों के बताएंगे। अच्छा। और आपने उनको फिल्म में रोल देना है कि ये कौन कौन किस किस रोल में होगा, ठीक है? इनसे मुझे दूर ही रखें। नहीं, आप दूर ही हैं। ये सारे डिस्क्लेमर हम अपने सर लेते हैं। सैयद नूर साहब यहाँ जो कहें उनकी बात पे सीरियसली एक्ट ना किया जाए, उनको मजाक समझे और इसको एंजॉय करें, ठीक है? डायरेक्टर है पाकिस्तान का, माया नाज डायरेक्टर है। अब ये किसको किस नजर से और किस रोल में देखते हैं, ये मजेदार चीज है। आप भी एंजॉय करें, नाराज नहीं होना। अच्छा सैयद नूर साहब, आ जाते हैं पहले तो हम अपने किसकी तरफ, शेख रशीद साहब को दें। अच्छा, शेख रशीद साहब को दें रोल अपनी फिल्म में। शेख रशीद साहब का रोल जो है ऐसे जागीरदार का है। अच्छा, सिगार विगार लगाया हुआ है उसने। सिगार, जो बज़ाहिर तो लोगों से बड़ा सख्ती से पेश आता है, अंदर से बड़ा अंदर जाके रोता है कि यार ये क्या है, मैं क्या। वाह वाह वाह, वैसे सॉफ्टी निकाला है आपने उनके अंदर से। नहीं है, सही है, सॉफ्टी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आते हैं शहबाज शरीफ साहब, मुस्तकबिल के वजीर आजम। कनिंग मैन, ऐसा कोई जो लड़की का बाप है और कहता है कि जी इतने आप जहेज में दे दें। अच्छा, हाँ, पूरा माल बना रहा है शादी करके, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो वजीर आजम जो अंदर बैठा है उसको क्या कहेंगे? उस फर्स्ट ब्लड टाइप रैम्बो। अच्छा, रैम्बो, जॉन रैम्बो ने वन मैन आर्मी, हाँ ठीक है। और मरियम साहिबा बस मैं क्या करें, मैं वो एक्टर ही नहीं है। अच्छा, वो एक्टर नहीं, उनको आप नहीं साफ उनकी एक्टिंग पकड़ी जाती है, उनकी एक्टिंग पकड़ी जाएगी, है ना? वो इसलिए उनको नहीं लेंगे। सही है। अच्छा, और बिलावल हाँ, बिलावल रोमांटिक रोल में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, सबसे अच्छा वैसे आपने बिलावल साहब को दिया है रोल वैसे। उसकी स्माइल बड़ी अच्छी है। हाँ, क्यूट सी स्माइल, एक अंदर से दिल से निकलती है स्माइल। और जरदारी साहब जो अपने ऐसा रोल जो अपने बच्चे को बेचना चाहता है। अच्छा, उससे फायदा लूंगा, फायदा लेना चाहता है और रिश्ते आते हैं तो वो बस बोली लगाता है कि नहीं ये होगा तो बेटा ये मेरा असेट है सबसे बड़ा, इससे क्या हो सकता है। मजेदार डिस्क्लेमर फिर दे दो, नाजरीन, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। नहीं देखें, हाँ वैसे की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन नाजरीन देखें, चीजों को हल्का रखें, एंजॉय करें, हर चीज पे माथा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। दिस इज लाइफ एंड लाइफ को आसानी से प्यार मोहब्बत से गुजारें। और बाकी सैयद नूर साहब ने कहा है, मैंने तो बस उनसे बुलवाया है, बाकी तो उनको पता है, आप उनको देख ले। नहीं, मैं भी बता दूं इनको कि इन्होंने मुझे लिखा हुआ दिया है। हाँ, वही मैंने बोला है। बिल्कुल, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, ये तो इन्होंने मासूमियत झाड़ दी है अपनी सारी। लेकिन सैयद नूर साहब, बहुत मजा आया आपके साथ, बड़ी मेहरबानी, आप आए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आप लंबा सेशन रखेंगे कभी, बिल्कुल, और इंडस्ट्री का चेहरा दिखाएं। वो लंबा सेशन जो है वो होना चाहिए वाकई, इंडस्ट्री के चेहरे, इंडस्ट्री का चेहरा दिखाएं, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स दिखाएं, वो घुटन दिखाएं जिसमें हम लोग जिंदा हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी, उसके अंदर बात हो रही थी कि जूनियर एक्टर्स के साथ क्या होता है, जो एक्स्ट्राज होते हैं उनके साथ क्या होता है। तो किसी ने फलों की रेडी लगा ली है, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस उनके अंदर आर्टिस्ट है। बट आर्टिस्ट है, देखें 40-50 साल हो गए उनको इंडस्ट्री में, वो छोड़ के नहीं गए। हाँ। अभी भी जब उनको बुलाएं तो वो लगा रहे होते हैं, लकड़ी को साफ कर रहे होते हैं। हाँ जी, एक्टिंग आज मैं दिहाड़ी नहीं करनी जी, मैं जा रहा है शूटिंग पे। दिल उनका अदाकारी में है ना, है वाकई। ये डिस्कशन होनी चाहिए, इस पर एक अलग नशिस्त हम रखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है टेलीविजन जो है ना वो तो एक वक्त की कैद हम पर लगा देता है, लेकिन उस वक्त की कैद के बावजूद सर आपने जो हमें वक्त दिया, हमारे लिए ऑनर था। ये सोफा जो है ना इसकी कीमत बढ़ गई है आज। नहीं, मैं ये बताऊं, ये एक न्यूज़, अगर आप खाली न्यूज़ दिखाते रहेंगे यहाँ पे, हाँ, सिर्फ स्ट्रेस टेंशन देंगे तो इसमें आप एंटरटेनमेंट शामिल, बिल्कुल ऐसी एंटरटेनमेंट शामिल करें कि लोग न्यूज़ सुने, फिर डिप्रेस हो, फिर कॉमेडी शो आ जाए। ऐसा मिक्स हो, एवरीथिंग। लेकिन कॉमेडी शो वैसा नहीं होना चाहिए कि एक टेबल लगी हुई है सामने, वो तो फिर एक अलग ही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिस पर बात कर सकते हैं कि भाई क्या गलत हो रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारी खुशकिस्मती कि हमें इन्होंने वक्त दिया, और ये वक्त इनसे हम लेते रहेंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारी बातें आती रहेंगी आपके सामने। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स।
वेलकम बैक जी पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप देखें तो आपको उनकी उम्र का पता नहीं लगता, और वो लोग आपको लगता है कि यार ये तो जवान है और ये बढ़ गई है एज इनकी, काफ़ी अरसे से हम इन्हें देख रहे हैं, एंटी एजिंग जीन होती है। तो उन लोगों के लिए ये सेगमेंट नहीं है तो मैं इस सेगमेंट से अलग हो गया हूँ। उन लोगों को जिन्हें ज़रूरत होती है एंटी एजिंग पिल्स लेने की, वो ये सेगमेंट देख लें और इस पर गुफ्तगू कर लें। शिफा यूसुफ सही बताएं। मैं बताती हूँ नाजरीन, एक ज़माने में आप सुनते थे वेट लॉस पिल्स आई हैं, नई नई आई हैं, लोगों ने गोलियां खानी शुरू कर दी हैं और कहते थे यूं चुटकियों में वेट लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि खुदारा इस तरफ ना जाएं, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर खैर 12 लोगों को समझ आई, फिर वो नेचुरल मेथड्स की तरफ चले गए, एक्सरसाइज वगैरह। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि हम देखते हैं कि स्किन को बेहतर बनाने के लिए इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स हम करते हैं, लेकिन उससे नेक्स्ट लेवल आ गया। अब आई हैं एंटी एजिंग पिल्स, मार्केट में दस्तयाब हैं और एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता कि पाकिस्तान में किस हद तक ये बिकती हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में एंटी एजिंग पिल्स का खासा रिवाज जो है वो शुरू हुआ हुआ है आजकल। अब हमने बात ये करनी है कि क्या ये फायदेमंद है या नुकसानदेह हैं या दोनों हैं। डॉक्टर अरीफ जुल्फिकार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी वैसे जरूरत नहीं है एंटी एजिंग पिल। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू थैंक लेकिन यू। ये हमें बताएं कि ये जो एंटी एजिंग पिल्स का एक आया है, शोर आया है, अचानक से हाइप बनी है, ये क्या है? ये पिल्स किन चीज़ों से बनती हैं और इनका फ़ायदा नुकसान? बेसिकली आप ये कह लें कि हमें ज़ाहिर कोई भी इंसान है वो बैलेंस डाइट नहीं ले सकता, चाहे अगर मैं डॉक्टर भी हूँ तो भी इट्स इम्पॉसिबल। तो उसमें जो है आपके पास हमेशा से सप्लीमेंट्स आते हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें कोलेजन डेफिनेटली आपके पास एज ए सप्लीमेंट मौजूद है, विटामिन सी आपके पास मौजूद है, विटामिन ई आपके पास मौजूद है, जिंक मौजूद है। अच्छा, अब इसमें सवाल ये आता है कि इनकी इफेक्टिवनेस कितनी है। हाँ। ये बिल्कुल इफेक्टिव हैं अगर आप इसको एज ए शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करेंगे। यस, लॉन्ग टर्म। यस, अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसको 1 महीने के लिए या 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए लेंगे या 6 महीने के लिए लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको अगर देखें, इट इज़ नॉट टू रिवर्स बैक योर एजिंग। अगर आपकी एजिंग हो चुकी है तो फिर ये उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये आपके एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। रिंकल्स नहीं आएंगे, झुर्रियां नहीं आएंगी, ये मतलब उसमें आएंगी लेकिन द प्रोसेस वुड बी स्लो। ठीक है, वो लेट हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी 30s में इसको लेना शुरू कर दें। अच्छा, इफ़ यू विल स्टार्ट इट इन 40s तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क। ठीक है, क्योंकि आपका काफी हद तक एजिंग का प्रोसेस तो चलो, मेरा तो अगर लेने का इरादा हो भी तो ना हो, ले ही ना सकूं भाई। चलो वैसे ही। Well, you were asking about me, तो मैं मुझे लेते हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं पिल्स। यस। अच्छा, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि वो कितनी पुरानी बात है। तो ये कौन से सप्लीमेंट्स हैं? मतलब ये आम मार्केट में अगर आपने बिल्कुल किसी ने खरीदने पाकिस्तान में जाना अवेलेबल है हैं तो आप क्या कहते हैं, एंटी एजिंग पिल्स दे दो? नहीं, कोलेजन, कोलेजन, विटामिन सी। अब आप देखिए ना, अगर ये बेसिकली क्या है, विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट। बिल्कुल। ठीक है, उसका क्या नुकसान हो सकता है आपको? कुछ नहीं, उसका तो सही। ठीक है, किसी आम इंसान को भी अगर आप कहें तो आपकी समझ में क्या आता है कि विटामिन सी आपको स्किन के लिए बेनिफिट्स हैं, आपको आपकी नेल्स के लिए बेनिफिट हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए हैं, क्योंकि आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स निकलेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। ठीक है, सिर्फ एक आपको फ़ायदा नहीं होता। अब अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो उनकी पैंटीज में आपको खाने की चीज़ों से ज़्यादा मल्टीविटामिन्स मिलेंगे। अगर आपको बाहर से कोई भी रिश्तेदार आए तो सबसे ज़्यादा आपके लिए गिफ्ट्स में क्या आता है? हाँ, बहुत सारे मंगवाते हैं ये वाली खास तौर पर। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग लेते हैं। बच्चे जब उनके पैदा होते हैं वो तब से स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चों की एज के हिसाब से उनके होते हैं। आप देखिए इवन एजेस लिखी होती है। वगैरह नहीं होते, नुकसान नहीं होता। बिल्कुल कोई स्टीरॉयड नहीं होता। बिल्कुल कोई स्टीरॉयड नहीं होता। देखिए, अगर स्टीरॉयड हो तो फिर उसके साथ प्रॉमिस ये हो कि ये 3 दिन में काम करेगा या 3 महीने में काम करेगा। अच्छा, हाँ, फास्ट, क्योंकि वो फास्ट होगा, और उसका नुकसान होगा। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर आप कोलेजन की टेबलेट्स ले रहे हैं, विटामिन सी की ले रहे हैं, विटामिन ई की ले रहे हैं, तो आपको कई सालों तक लेनी है। तो आपकी रूटीन लाइफ का ये पार्ट होना चाहिए। अब इससे बहुत ज़्यादा ट्रेंड आपने देखा होगा आईवीज का आ गया है। तो मेरे पास आके लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग कुछ भी देखते हैं तो वो आ जाते हैं। आईवीज में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है कि आप आज एक आईवी का बूस्टर लगवाएं या डोज लगवाएं, दैट वुड वर्क एज एन एंटी एजिंग। नो, आपको टेबलेट्स ही लेनी है और फॉर लॉन्ग टर्म लेनी है। और अगर आप नहीं ले सकते तो आपके पास बहुत सारी नेचुरल फॉर्म्स हैं,
जिसमें आपके पास अगर आप मतलब यखनी देखें मीट की, उसकी बोन्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट होता है कोलेजन का। लोबिया उसमें बहुत हाई कंटेंट है कोलेजन का। रेड या वाइट वाला? वाइट वाला, ठीक है, हाँ। रेड में भी है लेकिन वाइट में सबसे ज़्यादा है। अच्छा। और उसके बाद आपकी ब्रोकली आ जाती है, आपकी बेरीज जितनी हैं आपके पास, इस पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, लाइक किन्नू, माल्टे, तो माल्टे खाए जाओ, जवान रह जाओ। बिल्कुल, ये है आप ये फॉर्मूला। देखिए, आपको अगर कोई भी इंसान ऐसा नजर आ रहा है जो मल्टीविटामिन्स या इस तरह लेने वाला नहीं है लेकिन वो स्टिल आपको यंग नजर आ रहा है, तो आप उसकी डाइट देखेंगे उसमें सारी नेचुरल फॉर्म्स मौजूद होंगी। अच्छा, अब तो ये मुझे collagen समझ के आया, अलावा अब मुझे समझ आया क्या? मेरा राज। क्या? अब समझ आया क्या मैं मुझे सही लगा कर रहा हूँ? मुझे आपका राज समझ में आया। अच्छा, कोलेजन के अलावा और विटामिन सी के अलावा कौन सी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें सप्लीमेंट से मिल सकते हैं विच एक्ट एज एंटी एजिंग? विटामिन ई, और वो बहुत सस्ता कैप्सूल है। अच्छा, ये कुछ लोग ओरली लगाते भी हैं आंखों के नहीं। नीचे, अच्छा, नेल्स इसमें पे। ना एक हमारे वो क्या पास है? एक केस रिपोर्ट हुआ था। देखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करवाएं तो आपके पीछे कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, Responsibility ठीक ले। है। हमारे पास एक केस आया, दैट वाज लाइक वेरी डेंजरस और बहुत डिस्टर्बिंग था हम सबके लिए। उसमें किसी सैलून पे किसी बंदी ने विटामिन ई का कैप्सूल इंजेक्ट कर दिया था। अच्छा, और वहाँ पे ग्रैनुलोमा बन गया और उसके बाद वो, दैट वाज अ वेरी स्वेयर केस। हमें फिर उसके बाद उसकी ग्राफ्टिंग करनी पड़ी और वो सब कुछ। तो वो उसमें आपने ये चीज़ देखनी होती है कि वो चीज़ बनी किस चीज़ के सही लिए। है। नहीं, लेकिन अगर ऊपर से मलते हैं ना लोग, मलने तक ऑयल की ठीक है, तरह, वो वाला हाँ वो बस सिलसिला ठीक है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है अगर आप बजाय से उसको खा लें और लंबे अरसे के लिए खा लें। ठीक है, अगर आप टॉपिकली लगा रहे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आपको ग्लो दे देगा, ठीक है, लेकिन उसका कोई लॉन्ग टर्म में आपको ऐसे फ़ायदा नहीं है। सही है। ठीक है। इसके अलावा अगर एलोवेरा भी आप ओरल फॉर्म में लेते हैं, दैट इज आल्सो वेरी गुड एज एन एंटी एजिंग एजेंट। और एलोवेरा तो हमारे यहाँ पर रीजन में है भी बहुत सबके ज्यादा, पास है, लेकिन बस और वो घर में लोग घर में उगा लगता है लेते हैं। जी, लोगों घर में के लग जाता लगता है, बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी सिर्फ ये अमीर लोग कर सकते हैं या ऐसा कुछ है। आप करने वाले बने, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बहुत चीज़ें सब कुछ बनाई रखा है हुई आपके हैं। लिए। बिल्कुल, क्योंकि लगता यही है कि ये जो जवान रहना और ये सारे जो है ये बड़े महंगे मामलात हैं और ये सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। मैं कभी नहीं सोच सकता इस तरह की अच्छा, चीज़। जवान रहना और एक है गोरा रहना, ये भी तो हमारा एक है ना। वो हम इंजेक्शंस लगाते हैं ग्लूटाथायोन के या जो भी, जिससे कि वाइटनिंग कहा जाता है कि वाइटनिंग और ब्राइटनिंग होती है, वो एक्चुअली काम करते हैं या? वो काम करते हैं लेकिन वो भी ऐसे काम नहीं करते कि आपने 2 इंजेक्शन लगवाए, 3 इंजेक्शन लगवाए। एटलीस्ट 8 to 10 सेशंस लगते हैं कि आपका रिजल्ट आना शुरू हो। उसकी वजह ये है कि ग्लूटाथायोन का साइड इफेक्ट लाइटनिंग है। अच्छा, ठीक है। असल वो किस काम का है? वो असल में एंटीऑक्सीडेंट है और वो अच्छा। आपकी लिवर की हेल्थ को बेहतर करता है। अच्छा। इनिशियली जब उसको स्टार्ट किया गया था तो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में इस्तेमाल किया गया था, ओके। क्योंकि कीमोथेरेपी का जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, तो उसको बहुत डिफरेंट डिजीज अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो उनकी इम्यूनिटीज को बूस्ट अप करने के लिए ग्लूटाथायोन विटामिन सी का इस्तेमाल किया गया था। जब इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया और स्टडीज़ ने ये शो किया कि उन तमाम पेशेंट्स में लाइटनिंग का इफेक्ट भी आ रहा था। सही सही है। है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं किडनीज के लिए ये थोड़े खतरनाक होते हैं अगर तेजी से इंजेक्शन इंजेक्ट करें या नहीं? अनमॉनिटर कर रहे हैं या आप सेफ हैंड्स में नहीं हैं तो आप कोई भी चीज़ है उसको आप डेंजरस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप छुरी है आप शेफ या ट्रेन बंदे के हाथ में दें और एक आप बच्चे के हाथ में पकड़ा दें, फर्क होगा ना फिर। तो गलती छुरी की तो नहीं है ना। ठीक है कि जी वो काटती है, वो तो काटती है, ठीक है, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर इंजेक्शंस लगाने वाला बंदा ट्रेंड है, आप डॉक्टर के पास हैं, आप सेफ हैंड्स में हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं होते, क्योंकि हम डोज कैलकुलेट करते हैं पेशेंट के वेट पे, अच्छा, एज पे। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट डोज होती है। इट्स नॉट लाइक कि जो मेरे लिए वही आपके लिए होगी या उनके लिए होगी। दैट्स वेयर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो कम्स इन। आपने ये ऐसे उसका नहीं काम कि है ये। एक बॉक्स आ रहा है और वो सबको लग जाए या कोई आप घर में शुरू कर दें। अक्सर लोग क्या करते स्पेसिफिक बनाते हैं। बिल्कुल, उसमें हमें ये होता है कि हमने टाइम बिल्कुल मैनेज किया होता है, किस टाइम पे लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना चाहिए। अच्छा। उसका स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कितनी आप देर में लगाएं वो बिल्कुल भी है, ये कहते बहुत हैं। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें जब हम उसको मिक्स करते हैं, उसको मिक्स करने का एक खास तरीका है। अच्छा, नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपने उसमें घर में इस्तेमाल शुरू कर दिया कि आपके किसी रिलेटिव ने आपको ला दिया या आपको किसी बंदे ने सप्लाई कर दिया और आपने मिक्स करवाया और लगवा लिया सिर्फ इसलिए कि जस्ट टू सेव योर मनी। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर नहीं के पास जाएं, उससे रुजू करें, वो आपको देखेगा, आपकी कंडीशन को समझेगा और फिर उसके बाद आपको जो एडवाइस करेगा वो है सही अमल करने की चीज़। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीन साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं।
अब आपको जरा कुछ दुनिया में क्या हो रहा है जरा उन कुछ खबरों से आगाह करते हैं। अमेरिका में जो शहर है न्यूयॉर्क वेस्ट, NYC, न्यूयॉर्क NYC, हाँ। तो वो जो NYC है वहाँ पर 6 रोज़ा फैशन वीक का इनेकाद किया गया और दुनिया भर से मारूफ डिजाइनर्स अपने कपड़े और अपने आउटफिट्स लेकर जो है उसमें शिरकत के लिए पहुंच गए। 9 फरवरी को शुरू होने वाला ये जो इवेंट है इसमें मौसम सरमा और खिज़ां की मुनासबत से मुख्तलिफ कलेक्शन जो है वो मौसम पेश सरमा की की गई। कलेक्शन अभी आ गई ये, हाँ पेश की गई, नहीं जो आई हुई भी थी और सरमा सर्दियां तो वहां पर तो लंबी होती हैं ना, चलती हैं, तो वो पेश हुई और समझ फैशन नहीं शो आता जो ये है कभी वो कभी ऐसे ड्रेसेस फैशन शोज के तो मैं वीडियोस देखता हूँ कभी कभी ऐसे ड्रेस होते हैं, लगता है आप कभी वो तो जिंदगी में पहन ही नहीं सकते। पहन ही नहीं सकते। और कुछ ऐसा भी होता है कि फॉर द रैंप वॉक वो डिफरेंट होती है, उसका फिर प्रॉपर वर्जन जो वेयरेबल वर्जन है हाँ। वो आ जाता है और मार्केट्स में वो दस्तयाब होता है। अच्छा। लेकिन तो ये 9 फरवरी को शुरू हुआ था और 14 फरवरी को यानी कि आज जो है ये खत्म। वो इख्तिताम ओके, पजीर हुआ। अच्छा। बड़ी इसकी बड़ा शोर बपा था, सोशल मीडिया पे लोग बड़ा फॉलो कर रहे ये हैं। आपने खरीदा कि कभी न्यूयॉर्क मैंने की देखा, मैंने फॉलो ही नहीं किया फलानी- इसको, हम अपने इलेक्शन फॉलो कर रहे थे वैसे। अच्छा अच्छा ठीक है। हम तो अपने इंतखाबात में ही उलझ के रह गए। ये लेकिन खबर आपने सुनाई ना, देखें अमीर आदमी जो है ना उसकी सोच होगी फैशन न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह, और मैं जो हूँ ना गरीब आदमी, हाँ, क्या? मेरी सोच जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ज़राअत का शोबा अरबों का नहीं, उसमें हुआ क्या है, रास्ता जिद्दत बनने का। देखें, जिद्दत। अच्छा। किसानों ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, मौसमियाती तब्दीलियों से बचते हुए कम वसाइल के साथ उन्होंने ज़्यादा पैदावार हासिल करने की तरफ तवज्जो दी है। और भारत से ताल्लुक़ रखने वाला एक किसान है, उसने क्या किया है, एक पौधे से आलू और टमाटर मिक्स करके निकाला है। भाई ये इन चीजों से तो मुझे वैसे बड़ी मुखालफत मैं करती हूँ, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या खिला रहे हैं। अच्छा, वो कोई एक्स्ट्रा उसने वैसा काम नहीं किया है साइंस गड़बड़। उसने बेसिकली 2 मुख्तलिफ जो सब्जियां हैं, मतलब एक फल है टमाटर और एक सब्जी है आलू, उसका कोई मिक्सचर करके ऐसा उसने किया है। ड्राफ्टिंग का प्रोसेस उसने इस्तेमाल किया और उसकी मदद से एक पौधे से 2 मुख्तलिफ सब्जियां उगाई। ठीक है जी, और उसका नाम उसने क्या रखा है, पोमैटो। पोटैटो और टोमेटो का मिक्सचर है वो, पोमैटो। देखें ये होती है साइंस। अब आप इसमें कैसे जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हुआ? कुछ उसने की है ना, कोई खुद साइंस की है उसने। सही है, ठीक है भाई, ये है साइंस, ये है साइंस। बस यही साइंटिफिक खबर रह गई आपके पास या कुछ और भी है तो बता दें। नहीं यही है। अब आप इसमें 2-3 पौधे मिक्स करें और तो उसके बाद टेस्ट पता नहीं उसका कैसा होगा, बट यानी कि हमारे यहाँ अगर ये इसका सालन बनेगा इस आलू का तो टमाटर काट के अलग से डालने की जरूरत नहीं है, साथ साथ ही काटा, खुश रहे, हाँ, सुकून में। वो कटिंग का मौसम वो जो वक्त है वो बच गया। वो उसने बताया कि जी एक पौधे से 2 किलो टमाटर और 1.5 किलो आलू ये हमने निकाले हैं भाई। अच्छा, कमाल कर दिया वैसे मजेदार बात। वेरी गुड, पसंद आया मुझे, साइंसी बात है ये। सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, हम अगली खबर की तरफ चलेंगे। और जो अगला है वो खबर है, वो अगली खबर ये है कि सिक्का के हवाले से, सिक्के जो हैं वो उड़ने वाले सिक्के, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, उड़न तश्तरी और वो क्या था फ्लाइंग कारपेट और जहाज़ और वगैरह वगैरह, लेकिन फ्लाइंग सिक्का, फ्लाइंग कॉइन आपने कभी नहीं देखा होगा। पोलैंड की एक सिक्का बनाने वाली कंपनी है, उसने कैमरून में इस्तेमाल किए जाने के लिए दुनिया का पहला अंधेरे में चमकने और उड़ने वाला सिक्का जो है वो बना लिया है। और मिंट ऑफ पोलैंड जो है वो उसकी जानिब से बनाया गया है। ये सिक्का 198 ग्राम चांदी से बना है और MP 1766 नामी इस सिक्के में एक मोटर पोशीदा है छोटी सी, जो मखसूस डिज़ाइन करदा बेस के साथ मकनातीसी फील्ड बनाती है और जिसके सबब ये सिक्का जो है हवा में तैरता है या उड़ सकता है। तो ये एक चीज़ है इस सिक्के के अंदर, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कितना छोटा वो सिक्का, और उस सिक्के के अंदर छोटी सी मोटर, सिक्का उड़ रहा है। यस, मैंने आपको साइंसी खबर सुनाई है। हमने नोट देखे हैं उड़ते हुए। नोट? जी, क्या नोट? हमारी जेबों से उड़ उड़ के हमारे लीडरों की जेब में जा रहे होते हैं नोट, वो नहीं देखे आपने? हाँ, बिल्कुल देखे। ये सिक्का उड़ाने वाला बना लिया है इनको, क्या पता, हमारे यहाँ पर बड़ी इस पे डेवलपमेंट हुई है। खैर ये सिक्का भाई दुनिया में बड़ी बड़ी खबरों के जरीदों में जो है वो छपा हुआ है और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी हम लेकर आए। चमकीले पेंट की वजह से ये जो है इस पे बड़ी लोगों की नज़र जो है वो मरकूज है, इसकी जो अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं उड़ने की और चमकने की, तो वो सारा सिलसिला जो है वो लोग बड़ा इसको फॉलो कर रहे हैं। और बैंक ऑफ कैमरून के ऑर्डर से जो है, अगर हम आगे चल के बता सकें, ऑर्डर पर बनाए गए हैं ये जबरदस्त सिक्के। सही है जी, जबरदस्त। तो उनके बैंक ने कहा है तो हमारा स्टेट बैंक भी इस किस्म की कोई मुनफरिद चीज करे ना, करेगा, ऐसी चीज करे कि एक नोट पड़ा हो और उससे अगले दिन जब आप सुबह उठे तो वो नोट देखें तो 4 और हो गए हो। मैंने ये भी होता है हमारे यहाँ, ये होता है हमारे यहाँ। आप मुझे दे 5000 डबल स्टेट बैंक, वो 5000 डबल शाह ना करें, तौबा करें।
लेकिन बहरहाल ये तो थी कुछ खबरें। और फाइनली जाते जाते हमने बात करनी है पाकिस्तान के एक लेजेंडरी अदाकार की, जनाब नुमान इजाज़ साहब। आपने उनको बहुत सारे ड्रामों में देखा जी, और नुमान इजाज़ साहब जो है हम सबके बड़े पसंदीदा अदाकारों में शामिल हैं। वो अदाकारी ऐसी करते हैं वो कि कमाल हो जाए, खूबसूरत दिखते हैं। वो क्या बच्चे जब केक काटते हैं तो कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये नुमान साहब क्या सालगिरह है। दिल की अथाह गहराइयों से हम आपको आपकी सालगिरह के दिन शुभकामनाएं पेश करते हैं। तो वो अवैस क्या हाथ मिला के हैप्पी बर्थडे टू डियर नुमान इजाज़ साहब नाज़रीन, पाकिस्तान के मायानाज़ एक्टर, और बहुत से लोगों का ये जानना है और मानना है कि नुमान इजाज़ साहब का एक्टिंग में इस वक्त अपने टक्कर के लोगों से कोई सानी नहीं है उनकी एक्टिंग में जी, कोई सानी नहीं है बिल्कुल। तो हैप्पी बर्थडे नुमान इजाज़ साहब। आज के प्रोग्राम में इतना ही। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स, आपसे मुलाकात होगी कल, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।